गाय के गोबर से या गाय के गोमूत्र से ये इलाज होता है, बताइए। अरे इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कोई झगड़े की बात ही नहीं है। जो भी कह रहा है आप अपने शिष्यों को लीजिए ना, उन शिष्यों को लेकर के आप 1 महीने का कोर्स या 3 महीने का या 6 महीने का, उनको दिन में 3 बार जो भी आप तय करें रजिस्टर बनाइए, एक वैज्ञानिक विधि से प्रयोग, परीक्षण, अवलोकन, व्याख्या, विश्लेषण, व्याख्या और निष्कर्ष। ये विज्ञान विधि है, ये साइंटिफिक मेथड है। तो आप भी वही कीजिए। उनको वो 3 बार आपने उनको गोमूत्र पिलाया या उनके शरीर पर गोबर का लेप किया, और उसके बाद लेकर के आप 1 महीने का या 2 महीने के या 3 महीने के आप आंकड़े इकट्ठा कीजिए ना, और जो भी संस्थाएं आपको अप्रूवल देंगी उनके पास ले जाइए कि देखिए इन आंकड़ों से साबित होता है कि गोमूत्र से इतने रोग ठीक हुए हैं। अन्यथा तो विज्ञान की भाषा में तो वो एक्सक्रीशन है, वो उत्सर्जन है। जो शरीर में बेकार समझा गया नुकसानदेह चीज है, उसको शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया गया है और हम उसको दवा मान के पी रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं वरिष्ठ और सुप्रसिद्ध लेखक और विज्ञान कथाकार, और पिछले 50 वर्षों से ये आम जनता के लिए विज्ञान लिख रहे हैं, विज्ञान लेखन कर रहे हैं। इनकी एक खासियत ये भी है कि विज्ञान कथाओं को कथाओं के रूप में, यानी कि किस्सागोई के रूप में ये लिखते हैं। इन्होंने अपने संस्मरणों से साहित्यिक रचना की है और इस रचना धर्मिता में काफी सक्रिय हैं। इनका जो आत्मकथात्मक संस्मरण है मेरी यादों का पहाड़ ने एक बड़े पाठक वर्ग के हृदय को छुआ। सक्रिय विज्ञान लेखन से इन्होंने समाज में विज्ञान की जागरूकता को लाने में काफी योगदान किया हुआ है, और ये एक बड़ी बात है, क्योंकि विज्ञान जहां नहीं होता है वहां पर अंधविश्वास होता है। और विज्ञान को अगर हम एक अभियान के तौर पर और लोगों को उससे शिक्षित करें तो बहुत सारी अंधविश्वासों से और बहुत सारी गड़बड़ियों से हमें छुटकारा मिल सकता है। मेवाड़ी जी का मानना है कि वे साहित्य की कलम या जुबान में वे विज्ञान लिखते हैं, और ये बात सही भी है, क्योंकि विज्ञान लेखन एक कठिन काम है। टेक्नोलॉजी, टर्मिनोलॉजी को लेकर के उसकी शब्दावली का हिंदी में रूपांतरण करना ये एक मुश्किल काम है, और मैं खुद विज्ञान से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि कई बार अनुवाद करने में अगर आप डिक्शनरी और तमाम चीज़ों को देख के अनुवाद करते हैं तो वो अंग्रेजी से ज्यादा कठिन हो जाता है। उनका लिखा विज्ञान सरस और किस्सागोई के तरह रोचक होता है। इन्होंने विभिन्न शैलियों में विज्ञान लेखन किया है ताकि पाठकों तक विज्ञान को पहुंचाया जा सके। इन्होंने ढेर सारी किताबें लिखी हैं, जैसे राही में विज्ञान का, विज्ञान बेला में विज्ञान की दुनिया, दिल्ली से तुंगनाथ वाया नागनाथ, नाटक में विज्ञान, मेरी यादों का पहाड़, विज्ञान और हम, विज्ञान नामा, मेरी विज्ञान डायरी 2 खंडों में है, विज्ञान का मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2, मेरी प्रिय विज्ञान कथाएं, फसलें कहें कहानी, विज्ञान 12 मासा, विज्ञान जिनका ऋणी है, सूरज के आंगन में, और सौर मंडल की सैर। इसके अलावा उन्होंने कई विज्ञान पत्रिकाओं और पुस्तकों का संपादन किया है। प्रिंट मीडिया के अलावा इन्होंने टीवी, आकाशवाणी और डिजिटल मीडिया के लिए भी ये सक्रिय लेखन करते रहे हैं। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, उत्तर प्रदेश में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी पुरस्कारों से ये सम्मानित हुए हैं, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी सम्मान है, और
जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में विज्ञान लेखन के लिए भी इनको पुरस्कार दिया गया है। और आगरा का प्रतिष्ठित आत्माराम पुरस्कार इनको मिला है, राष्ट्रपति द्वारा इनको प्रदान किया गया है। उसके बाद दिल्ली से विज्ञान और प्रौद्योगिकी तरफ से इनको विज्ञान में मतलब पुरस्कार मिला है। अगर हम इनकी पूरी प्रोफाइल पढ़ेंगे तो काफी टाइम निकल जाएगा, इसलिए मैं अब मेवाड़ी जी से खुद बात करना चाहूंगा। मेवाड़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में, हमारे विचार बातचीत के मंच पर। बहुत धन्यवाद। पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूल रूप से भारत का रहने वाला हूँ। नहीं, वो तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया जी। और भारत में ये आपको शायद संदेह इसलिए हुआ होगा कि मेरे नाम में मेवाड़ी जुड़ा हुआ है, और मैं मेवाड़ से नहीं, पहाड़ से हूँ। मैं नैनीताल जिले से हूँ, और नैनीताल से 100 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर मेरा गांव है। मेरा जन्म वहाँ हुआ, और हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया कि कभी हम लोग आए थे मेवाड़ से, जब दुर्भिक्ष पड़ा होगा, जब पानी की दिक्कतें हुई होंगी, अकाल पड़ा होगा, और ऐसी परिस्थितियों में पहाड़ों में बहुत लोग राजस्थान से और महाराष्ट्र से, गुजरात से, कई जगहों से आए। तो वो कहते थे कि हम लोग भी बाहर से आके यहाँ बसे। लेकिन क्योंकि मैं विज्ञान का आदमी हूँ, कहीं सुनी पर विश्वास कम करता हूँ और तर्क करता हूँ, तो मैंने देखा कि एक जीनोग्राफिक परियोजना शुरू हुई विश्व में, पूरे वैश्विक स्तर पर, और उसमें वो डीएनए की जांच कर रहे थे कि जो एक महायात्रा शुरू हुई थी, हमारे पुरखे जो अफ्रीका में पैदा हुए थे, और वहां से आधुनिक मानव जो है माइग्रेट करके किस तरह वहां से महाद्वीपों को पार करता हुआ आगे बढ़ा और पूरी दुनिया में छा गया। तो उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन भी था। तो मैंने भी करीब 8,500 रुपए का खर्चा करके उस परियोजना के लिए किट मंगाया, और अपने गालों के भीतर से स्वैप करके उसको मैंने भेजा, और वो एरिजोना लैब्स अमेरिका में उनकी जांच हुई, और कई लोगों की दुनिया भर में हो रही होगी। तो मेरे उसके डीएनए की जांच में 2-2.5 महीने का समय लगा, और वो बीच में लिखते रहे कि समय लग रहा है, कि माने वो मेहनत से उसका पता लगाया जा रहा है। और अंत में बड़ी मजेदार चीज आई, जो मेरी विज्ञान डायरी में मैंने किस्तों में लिखा हुआ भी है। उसमें ये रहस्य पता लगा आखिर में कि पहली बात तो ये कि मैं मनुष्य हूँ। दूसरी बात ये कि मेरा जो 10,000 साल पहले जो मेरे पुरखे थे, और जो मेरा मुख्य पुरखा था जो मध्य पूर्व से पहाड़ों को और दर्रों को पार करता हुआ आगे बढ़ा, और उसमें से एक शाखा चीन की ओर चली गई, लेकिन मेरा पुरखा जो है वो स्कैंडिनेवियन देशों की ओर आगे बढ़ा। इसलिए फिनलैंड और नॉर्वे, साइबेरिया के कुछ हिस्से और आइसलैंड, इन सब जगहों में ये जीन मौजूद हैं जो उन्होंने बताया कि मुझ में मौजूद हैं। और उन्होंने कहा कि सामी आदिवासी जो हैं, सामी ट्राइबल्स, जो रेंडियरों के झुंडों के साथ आज भी जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी संख्या केवल 50,000 रह गई है, उनमें भी ये जीन मौजूद हैं जो आप में हैं। तो मुझे ये जान के खुशी हुई कि इसके माने मेरे पुरखे निश्चित रूप से पहाड़ों से कहीं से थे, और अफ्रीका से चल के उनका जो मार्ग था वो जाते हुए पहाड़ों की ओर गया। अब 10,000 साल पहले उनमें से कोई हिमालय के दर्रों को कहीं से पार करता हुआ कोई पूर्वज मेरे आए होंगे, और वो उत्तराखंड के पहाड़ों में वहाँ एक दुर्गम स्थान पर बसे होंगे। और वो दुर्गम स्थान जो है मेरा गांव काला आगर, जिसे जिम कॉर्बेट अपनी पुस्तक में लिखता है कि वो एक पर्वतमाला है। अगर हम नैनीताल में पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं, तो दक्षिण पूर्व में एक ऊंची पर्वतमाला दिखाई देती है बहुत दूर, उसको उसने काला आगर रिज कहा। वो उस काला आगर के डाक बंगले में आता था, जिम कॉर्बेट वहां रहता था, और 1930 में उसने
मैनीटर ऑफ चौगढ़ को वहां मारा था, उसी डाक बंगले में रहते हुए। वो डाक बंगला मेरे गांव का है और मैं उसी गांव का रहने वाला हूं। और इससे ये पता लग रहा होगा आपको कि कितने घनघोर जंगल रहे होंगे जहां इतने बाघ, शेर, भालू ये सब होते थे। और उस समय 64 लोगों को मार चुका था मैनीटर। तब जिम कॉर्बेट को भेजा गया था 1930 में। उसके 14 साल बाद 1944 में मेरा जन्म हुआ और उसी गांव में कोई किसी भी तरह की कोई विकास सुविधा कुछ भी नहीं थी। कच्ची सड़कें थी हमारी और एक झोपड़ी में एक स्कूल होता था जहां मेरा नाम लिखाया गया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां मां प्रकृति थी। मेरे गांव के ऊपर घनघोर जंगल होता था जिसमें बहुत बड़ी संख्या में बाघ और भालू और बाकी वन्य जीव होते थे। सैकड़ों तरह की रंग बिरंगी चिड़ियाएं होती थी जिनका कलरव हम लोग अक्सर दिन में सुना करते थे। इसके अलावा अन्य वन्य जीव तो थे ही और बड़ी उपजाऊ जमीन थी। घना जंगल होने के कारण वहां से पानी बहुत आता था। जो पहाड़ों में सबसे बड़ी समस्या होती है वो पानी की होती है। मेरे गांव में जो हमारा पुश्तैनी धारा, जो हमारे बुजुर्गों ने एक बड़ा सा पत्थर लेके उसमें नाली से निकाल करके बनाया होगा, फिर उसको कुंड की तरह बनाया, चारों ओर से सीढ़ियां बनाई, वो हमारा पुश्तैनी धारा बना। और उस धारे में छौ 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 इतना मोटा पानी आता था। मतलब वो छल 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 ऐसे नहीं आता था, छुआ 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 छुआ, इतना मोटा पानी आता था। और वो वजह थी बांज बुरांस के उस जंगल के कारण। तो वो अद्भुत जंगल था, हमारे गांव का सिरमौर था। और वसंत आता था तो लगता था प्रकृति चितेरी ने वहां अपनी कूंची से लालिमा भर दी है पूरी। सारा आर पार जंगल वो लालिमा से भर जाता था क्योंकि बुरोंश खिलते थे तब। इस तरह का गांव मेरा था। और स्कूल मैंने बताया एक झोपड़ी में था। उस झोपड़ी में मेरा एडमिशन मेरे पिताजी ने कराया। और तब हम बच्चे थे तो हम चांदी की हंसुली और कड़े पहनते थे। तो पिताजी ने वो उतार के कहा कि आज से तुम स्कूलिया हो गए, तुम स्कूल के बच्चे हो, इसलिए अब किताबें ही तुम्हारा जेवर हैं, पढ़ाई ही तुम्हारा ज्ञान है, इसलिए जो है इनको उतार लेते हैं। तो वो उन्होंने किया था। और 3 साल बाद वहां बिल्डिंग बन गई। उसके बाद हम उस चिकने से सीमेंट के फर्श में बैठ के बहुत खुश होते थे कि कितना बढ़िया चिकना फर्श है, क्योंकि सीमेंट पहली बार देखा था हमने। और बाहर उसमें उसके आंगन में धूप में बैठ करके पढ़ा करते थे, पहाड़े रटा करते थे उस जमाने में। लेकिन सबसे बड़ी खासियत ये थी अरविंद जी कि वहां उस गांव में हम करीब 5-6 महीने रहते थे। फिर 4 महीने के लिए वहां से माल भाबर हम जो है, जैसे हल्द्वानी जगह है या काशीपुर जगह है, इस तरह के गर्म जगह का गांव था। तो हमारा पूरा लाव लश्कर के साथ हम जो है हमारे 20-25 जानवर होते थे जैसे हमारे अपने परिवार में। ऐसे ही विभिन्न परिवारों के पास जानवरों का बागुड़ होता था। वो उस झुंड को हम बागुड़ कहते थे। और जो ही दीपावली का त्योहार मनाते थे, दीपावली के बाद हम लोगों के बागुड़ जो है वो फिर माल भाबर के गांव, ककोड़ गांव था, वहां के लिए चलना शुरू हो जाते थे। वो बड़ा अद्भुत दृश्य होता था, मेरे बचपन से मेरे मन में अंकित है वो। सबसे आगे हमारी भैंस फूल लगती थी, बड़े बड़े सींग और बड़े बड़े रौब से आगे से चलती थी। बाकी सभी जानवरों को पता था कि अब हमें कहाँ जाना है। उसके पीछे पीछे पूरी कतार लगा के वो चलते थे। और उन जानवरों के पीछे बैल, गायें, और उनके पीछे हमारा घोड़ा, उसमें गून कसी रहती थी। उनके पीछे मेरे पिताजी, पिताजी के पीछे माँ, माँ मेरा हाथ पकड़ करके मुझे चला रही है। उसके पीछे भाभी जी जो सर पर टोकरी लेके उसमें रास्ते के लिए खाना वगैरह बना हुआ है वो सर पर लेके चल रहे हैं। और आगे जो फूल भैंस के गले में बहुत बड़ी सी घंटी होती थी, घाड़ कहते थे वहां हमारे गांव में, तो वो बजता था एकदम घनमान घनमान घनमन, इस तरह से बजा करता था। तो वो एक बड़ा सम्मोहित कर देने वाला संगीत होता था। और उसमें पीछे जो छोटी घंटियां होती थी, टुन टुन किन 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 कुन कुन, और घोड़े के गले में खाकर होते थे बड़े वाले घुंघरू, और खन 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 खन। और सब एक इस संगीत के साथ वो कारवां हमारा चल रहा होता था। और वो कारवां
पहाड़ से उतर के, जहां से पूरा हिमालय दिखता था, हम पीछे की ओर उतरते थे और जा करके आधे रास्ते में एक नदी आती थी, उस नदी में फिर हम लोग हाथ पैर धो करके खाना खाते थे। उसमें जो रास्ते के लिए भोजन बना के ले गए हैं वो खाते थे। हमारे जानवर पानी पीते थे, वो भी थोड़ा विश्राम करते थे। और फिर मेरे बड़े भाई साहब जो गांव में उन जानवरों को देखते थे, वो कहते थे, दहिटा मयाड़ी अब हिटनो, माँ उठो। अब वो गायों को और भैंसों को मयाड़ी कहते थे, ऐसे मयाड़ी माने माँ की तरह संबोधन करते थे। फूल भैंस खड़ी उठती थी, उसके पीछे सभी धीरे धीरे खड़े उठते थे और वो कारवां फिर चल पड़ता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस लंबे रास्ते में बहुत ही घने जंगल थे, दोनों बहुत ही घनघोर जंगल थे, जिनमें बहुत बाघ, भालू और बाकी जितने वन्य जीव हैं वो पाए जाते थे। तो इसलिए ये डर रहता था कहीं कोई बाघ किसी भैंस के कटिया को या गाय की बछिया को उसको लपक न ले कहीं। तो वो देखते हुए चलना पड़ता था। और हम लोग जानते थे कि अगर बालों के जलने की गंध आ रही है तो माने आसपास कहीं बाघ है। अगर लकड़ी टूटने की आवाज आ रही, टस टस, ची चो, छन छन, ये वो आवाजों से हमें पता था कि कहाँ जल, ये कहाँ वन मुर्गी चल रही है, कहाँ कोई बाघ आ सकता है, कहीं भालू चल रहा है, कहाँ बंदर और लंगूर हैं। और बंदर लंगूर जो है वो खुद अपनी आवाजों से बता देते थे, एकदम ऊ ऊ बोलने वाले बंदर जैसे हैं वो, करके ऐसे बोलने लगते थे। चिड़ियां शोर मचाने लगती थी, तो पता लग जाता था कोई डर की चीज आ गई है आसपास में, और हम लोग सतर्क हो जाते थे और कारवां आगे बढ़ता जाता था। और उन जंगलों को पार करके तब हम एक पहाड़ी पर पहुंचते थे। उस पहाड़ी से दूर हमारा गांव दिखाई देता था। पहली बार जब मैं गया तो वहां से गांव दिखाई दिया। फिर रास्ते में एक विशाल पीपल का पेड़ आता था, जिसके नीचे पानी का स्रोत था। वहां जानवर सारा पानी पीते थे और फिर विश्राम करके फिर चल पड़ते थे। और देर शाम जो है हम अपने वहां के गांव में पहुंच जाते थे। वहां सब कुछ अलग था, वहां के पेड़ पौधे अलग, वहां की मिट्टी अलग, वहां के पत्थर अलग। वहां के जो पत्थर होते तो गजक की तरह होते थे, जैसे गजक, रेवड़ी गजक होते हैं, वो गजक की तरह होते थे। लेकिन वहां बड़े खूबसूरत, जैसे पेपर वेट होते हैं, बड़े रंग बिरंगे बड़े शानदार पत्थर होते थे, गोल गंगलोड़ होते हैं नदियों के किनारे, गंगलोड़ कहलाते हैं वो, उस तरह के वहां गोल पत्थर होते थे। उन पत्थरों को देख के हम जमा कर लेते थे और वो पार्टी में, क्योंकि हम लिखते थे, लकड़ी की पार्टी में लिखते थे, सफेद मिट्टी की कमेट कहलाता था, और उसकी नरकुल की कलम से, और कमीज के काज में एक लंबा धागा बंधा रहता था जिससे हम रूल खींचते थे, तो उससे पढ़ा करते थे। तो मैंने बताया जैसे कि पहाड़ में तो हम झोपड़ी के उस स्कूल में पढ़ते थे, तो लेकिन जब यहाँ माल भाबर जाते थे तो वहां झोपड़ी भी नहीं थी, बिल्डिंग तो सवाल ही नहीं है। तो कहाँ, आज बड़ा गर्व होता है मुझे कि मैंने जंगल की पाठशाला में पढ़ा है। वहां जंगल की पाठशाला थी। एक पहाड़ी पर साल के पेड़ थे, सौरियां कहलाता था उसके पेड़ थे, बबूल के पेड़ थे तमाम कांटेदार, और धौल की झाड़ियां होती थी, तरह तरह के पेड़ पौधे थे ये। और वहां पत्थरों की कतार लगा करके उन पर सफेद वो मिट्टी का वो डाल करके पानी, उससे वो बना दिया गया था कि ये स्कूल है हमारा। और वहीं पर हम उसमें थोड़ा सा समतल था, उसमें बैठ के पढ़ा करते थे। ऊपर पहाड़ी से एक गांव से माँ साहब आते थे हमारे टीचर, और एक ब्लैक बोर्ड लाते थे और उसके साथ घंटी लाते थे, और हम लोग नीचे के गांव से वहां पहुंचते थे और वहां पढ़ाई होती थी, वही घंटी बजती थी। तो एक बार हमारे माँ साहब ने कहा कि भाई, बहादुर बच्चे कौन हैं, बहादुर बच्चे अपना हाथ खड़ा उठाएं। मैं तो बहुत ही दुबला पतला था, सीख या पहलवान, मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया। तो उन्होंने कहा बहादुर बच्चे सब इधर आ जाओ। तो वो उस पहाड़ी पर उन्होंने सामने खड़ा किया और कहने लगे, तुम लोगों ने अब तक क्या कभी जंगल का राजा देखा? हमने कहा नहीं, हमने तो नहीं देखा। वो देखो दूर, तो नीचे थोड़ा घाटी थी, उसके सामने के जंगल से लहीम शहीम एक बड़ा बाघ चला आ रहा था, शेर कहते थे हम उसे। और वो कम से कम 8 साढ़े 8 फुट लंबा रहा होगा और बड़ी मस्त चाल में चला आ रहा है। लेकिन उसे उसी मतलब रास्ते से जाना था लायन की बात कर रहे जिस हैं, जिस लायन की रास्ते बात को कर रहे हैं। क्रॉस,
हैं? लायन, जी, लायन की बात कर रहे हैं। लाइन लायन, में लायन, टाइगर को, लायन की बात कर रहे हैं। हाँ, टाइगर, अच्छा तो टाइगर वो की बात। हाँ, टाइगर की बात कर रहा हूँ। तो वो टाइगर इतना मतलब जो है बड़ा टाइगर, लाइव जो है टाइगर देखा, वो अपने स्कूल में पढ़ते हुए अपनी जंगल की पाठशाला से मैंने देखा। तो ये उस समय का इस तरह का माहौल था। लेकिन इसका देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या था पर्यावरण का। जिस जंगल को हम पहाड़ में छोड़ आए थे, जो हमें ईंधन देता था, जानवरों के लिए चारा देता था, और जो सूखी पत्तियों खाद के लिए जो है हमारे खेतों में उसकी पत्तियां देता था, और पानी हमारे पुश्तैनी धारों में उससे पानी आता था, वो जंगल 6 महीने छूट जाता था, जिसके कारण वो फिर से पनपता था। और जब हम 4-5 महीने वहां माल भाबर के गांव में रहने के बाद लौटते थे, तो वो सरसब्ज हो करके बड़ा हरा भरा जंगल फिर बन जाता था। और हम वहां के जंगल पर तो निर्भर करते थे जो माल भाबर के थे, वो और भी घनघोर जंगल थे। उनमें तो बाघों के इतने किस्से हैं कि वो बाघों पर ही पूरा मतलब लंबा समय निकल जाएगा। तो इसलिए वहां हम लोग रहने के बाद फिर पहाड़ आ जाते थे जब बसंत आता था, जब बुरोंश खिलने लगते थे पहाड़ों पर, और जब बांस के जंगलों में प्रकृति जो है वो गुलाबी रंग भर देती थी, नई पत्तियां निकलती थी, तो ऐसा पूरे पहाड़ों पर लगता था शायद कोई बर्फ गिर गई है पेड़ों पर। वो इस तरह का रंग आ जाता था। तो एकदम प्रकृति का पूरा रूप बदलते हुए, कहने का मतलब ही है कि प्रकृति की गोद में जन्म लेने का सौभाग्य मिला। और माँ मेरी प्रथम अध्यापिका थी, मेरी प्रथम शिक्षिका माँ थी। मेरे हर सवाल का जवाब वो देती थी, और मुझे स्कूल में पढ़ाने का उसे जुनून था कि तुझे पढ़ना है तू स्कूल जाएगा। जबकि वो कभी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन मुझे पढ़ाना चाहती थी, इसलिए जो है मुझे अपने बड़े भाई साहब के साथ भेजा दूसरे इंटर कॉलेज में। वहाँ 5वीं पास की। अच्छा, हमारे पे कोई जूता वगैरह नहीं होता था, यूं ही नंगे पैर भागते थे जंगलों में, पेड़ों में चढ़ते थे, कांटे चुभ जाते थे तो बड़े वाले कांटे से निकाल लेते थे छोटे कांटे को, और पैर ही जूते का काम करते थे। जब 5वीं पास हो गए, छठी में जो है मुझे एडमिशन दिलाने के लिए मेरे बड़े भाई साहब आए लेने के लिए। तो फिर पहली बार मुझे एक कपड़े का जूता मिला, नया जूता पहना, नया जो है कमीज और नई पैंट, वो पहन करके मैं इंटर कॉलेज में, इंटर कॉलेज कॉलेज ही कहलाते हैं वहाँ, कक्षा 6 में मेरा एडमिशन हो गया वहाँ। तो वहाँ कक्षा 6 से लेके 12वीं तक वहाँ पढ़ा मैंने। और एक चीज जो सबसे बड़ी प्रकृति की देन थी बचपन से, और माँ जो सवालों के जवाब देती थी, उसका फायदा ये हुआ कि एक लगातार जिज्ञासा, ये क्या है, ये ऐसा क्यों है। चिड़ियाएं चली आती थी, जो जो ही शरद ऋतु आती थी तो हिमालय की ओर से झुंड के झुंड चिड़ियाएं आती थी। हम मलिया कहते थे उन्हें, वैसे आज मैं जानता हूँ वो स्नो पिजन्स होते थे। स्नो पिजन सैकड़ों की संख्या में आते थे, और हमारे गेहूं के खेतों में एकदम बैठने लगते थे, चरने लगते थे। तो मैं पूछा करता था, माँ ये कहाँ जा रहे हैं? तो कहती थी जैसे हम लोग माल भाबर के गांव जाते हैं ना, वो यहाँ ठंडा हो जाता है, वहाँ गर्म होता है, तो हम वहाँ जाते हैं घाम तापने के लिए। तो वैसे ही ये घाम तापने के लिए हिमालयों से आ गई हैं, और यहाँ आकर के ये घाम तापेंगी अब, और उसके बाद फिर अपने घर घोंसलों में लौट जाएंगी। जैसे 4 महीने 5 महीने बाद हम लौटेंगे पहाड़ में, ऐसे ये चिड़िया भी लौट जाएंगी। और बहुत दूर से उड़ के आती बेटा, इनको कभी पत्थर नहीं मारना चाहिए। तो ये होता था। लेकिन एक हमारे डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स आते थे कभी कभी, तो पता लगा कि उनके पास बंदूक थी, और उनके साथ एक सेवक चलता था जिसके पास बहुत ऊंचा सा कुकर था, जिसके सबसे नीचे के माले में जो है कोयले दहकते रहते थे, और ऊपर के उसके कंपार्टमेंट्स में खाना पकता रहता था। तो बंदूक से फायर करके मैंने एक दो बार फायर सुनी, तो देखा, पता लगा कि 4-5 वो मलिया जो है चिड़ियाएं मारी गई हैं। वो उनको उनका मांस भक्षण करते थे। तो मुझे बड़ा दुख होता था कि ये कितने सपने लेके आई होंगी, कितना क्या सोच के आई होंगी, उसके बाद फिर ये घाम ताप के लौटेंगी अपने यहाँ। तो माँ से मैं कहा करता था, माँ तुम तो कहती थी कि ये वापस जाएंगे, लेकिन इन्होंने तो मार डाले 4-5। तो कहती थी बेटा ये प्रायश्चित, पराचित कहते हैं हमारे यहाँ, ये पराचित का काम किया है, पाप किया है इन्होंने ना, इसकी अब बाकी चिड़ियाएं शिकायत करेंगी, और
मंदिर में शिकायत करेंगी और इनको फिर उसका ना दंड मिलेगा करके, ऐसे बताते थे। और चिड़ियाओं के बारे में इसलिए बचपन से एक ऐसा मोह, और ऐसा पेड़ पौधों के बारे में, पेड़ थे तो उनको शाम के बाद तो काटते नहीं थे, और वैसे भी पेड़ का जो है वो सिरा कभी नहीं काटा जाता था, उसमें से उसकी टहनियां, पतली टहनियां छिल करके उससे चारा बनता था, और सिरा नहीं काटते थे, क्योंकि जैसे आदमी का सर कलम करके पेड़ खत्म हो जाता है, वो आदमी खत्म हो जाता है, वैसे ही पेड़ का सर कलम कर करके पेड़ खत्म हो जाता है। ये विज्ञान उन्हें मालूम था। तो इसलिए जंगल में तलाश होती थी सूखे पेड़ों की, बांस के सूखे पेड़ जहां मिल जाते थे, उसको काट करके उससे ईंधन बनता था। कभी भी हरे पेड़ काटने का कोई मतलब ही नहीं था, कोई नहीं काटता था उसमें। तो पेड़ों से प्रेम, चिड़ियों से, हमारे यहाँ जो फाख्ते होते थे, घुघुती कहलाती थी, और पहाड़ के हमारे जो कुमाऊनी लोकगीत हैं और गढ़वाली लोकगीत हैं, उनमें तमाम घुघुतियां उड़ रही हैं, उन लोकगीतों में काफी उड़ रही हैं, वो उनमें शामिल हो गई, लोक कथाओं में शामिल हो गई। तो उनको भी माँ कहा करती थी, बेटा इनको कभी तुम टोकरी में बंद करने की मत सोचना, इनको पत्थर मत मारना, क्योंकि ये फिर शिकायत करेंगी उसमें। तो इस तरह से चिड़ियों से एक, हम उन चिड़ियों को देखते थे लेकिन कभी मारा नहीं, कभी उनको तंग नहीं किया, क्योंकि वो हमारा हिस्सा थे। जैसे पहली बारिश होती थी और खरीफ की तैयारियां शुरू हो गई, और खेतों में नमी आ गई, तो बैलों की जोड़ी लेके पिताजी चल पड़ते थे आगे से, रात को मक्का भिगा दी जाती थी, माँ एक टोकरी में मक्का भर करके, और उसके बाद मैं साथ में खेतों में जाते थे, आगे आगे बैलों को हल चलाते हुए मेरे पिताजी चलते थे, उनके पीछे माँ जो है वो मक्का के दाने डालती हुई, उनके पीछे पैर से मिट्टी को इधर उधर गिराते हुए मैं, और मेरे पीछे 8-10, पता लगा 8-10-15 मैनाएं चल रही हैं, और मैनाएं देखती थी उनके काम का क्या निकला, कि उनके भोजन के लिए जो है कीड़े मकोड़े निकल आते थे, और उनके पीछे कौवे, पता लगा कि 4-6 कौवे चल रहे हैं। तो ये पूरा एक जीवन होता था जिसमें हर एक अपना हिस्सा ले रहा है। हमारे घरों में जो शहतीर होते थे लकड़ी के, और ढालूदार छतें होती थी, तो उन शहतीरों के बीच में गौरैया घोंसला बनाती थी अपने, घिनौड़ी कहते थे हम, तो गौरैया वहां रहा करती थी, और रोज सुबह शाम वो जो है घुंघरुओं की तरह से छन 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 चिड़क 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 वो बोला करती थी, तो पता लग जाता था। सुबह वहां हमारे यहाँ मुर्गी पालन नहीं था, मुर्गे नहीं होते थे, जंगल में होते थे जंगली मुर्गे, हमारे गांव में थे नहीं, तो इसलिए बांग कौन देता था, बांग मुर्गा तो देता नहीं था वहां। तो हमें हमारी नींद खुलती थी तो बड़ी तेज आवाज आती थी, 3 तोला तितरी, 3 तोला तितरी, तीतर बोला करते थे। तीतर खूब सारे होते थे हमारे खेतों में, तीतर। उसके बाद जो है पता लगा सामने के खेतों में से आवाज आ रही है, किक्रिया 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 किक्रिया, पता लगा वहां चकोर बैठे हुए हैं अपने बच्चों की कतार लेकर के, और चकोर माँ को मैंने देखा है कई बार, आगे से वो चल रही है और पीछे से छोटे छोटे खिलौने जैसे जो है उसके बच्चे चल रहे हैं, और वो छिपने की कला उन्हें कैमोफ्लेज में सिखाते थे कि कैसे घास में छिप जाना है, और ये दोपाया अगर जानवर करीब आ जाए तो कैसे जान बचा के उड़ना है करके, ये सब उन्हें पता रहता था, वो सीखे रहते थे इसमें से। तो ये मेरा बचपन का शुरुआती माहौल था इसमें। और इसके बाद वहां से जब मैं कक्षा 6 में आ गया इंटर कॉलेज, तो वहां लाइब्रेरी मिल गई, पुस्तकालय देख के इतना खुश हुआ कि अब किताबें पढ़ने को मिल जाएंगी। तो मैं किताबें बहुत पढ़ता था, और मैंने अधिकांश किताबें पढ़ डाली, बड़ी किताबें छोड़ के जो मैं नहीं समझ सकता था, कविता कहानियों की तो खैर सभी पढ़ डाली, और प्रेमचंद बहुत अच्छे लगे, मानसरोवर भी वहां था, उसके तमाम खंड पढ़ डाले, उनकी कहानियां देख के कि उसके जो करेक्टर्स लगते थे वो पात्र, तो मुझे लगा कि अरे ऐसा पात्र तो हमारे गांव में भी वो था, अच्छा ऐसा तो, ऐसी तो बूढ़ी काकी हमारे यहाँ भी एक इस तरह की बूढ़ी काकी मजबूर मैंने देखी हुई है। ये तमाम चरित्रों को मैं देखता था कि प्रेमचंद ने अपने गांव का लिखा होगा, तो मैं भी तो अपने गांव का इस तरह का चरित्र चित्रण कर सकता हूँ। तो मैंने हाई स्कूल में इस तरह की कहानियां लिखना शुरू किया थोड़ा, और मैं अपनी भाभी माँ के साथ था। माँ जब मैं कक्षा 6 में उसने मुझे भेजा उस इंटर कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो वो बीमार चल रही थी,
और उसने बुलाने नहीं दिया। उसने कहा कि देवी कहते थे, देवी की पढ़ाई में हर्जा हो जाएगा, उसको नहीं, उसको मत बुलाओ करके, और उसको बहुत प्यार करना, और जब तक चाहेगा उसको पढ़ाते रहना। ये वचन लेके पिताजी से गई, और बड़े भाई साहब को भी उन्होंने कहा कि ऐसा कह के गई है। तो हम जब वहां पढ़ रहे थे, तो अभी तो पहला ही साल था, तो एक दिन 2-3 बजे जो है गांव से एक हमारे रिश्तेदार आ गए। वो कहने लगे कि वहां से खबर आई है कि तुरंत ही चलना है, और तबीयत बहुत खराब है, सीरियस है, तो तुरंत चलना है। हम लोग तैयार हुए और पैदल चल पड़े। उस पहाड़ से उतर के नीचे गोला नदी, फिर गोला नदी पार करके अपने गांव के ऊंचे पहाड़ उसको चढ़े। उसके बाद न बंदूक न तलवार न कुछ। मेरी एक चचा होते थे, उनके पास एक पुरानी कोई तलवार निकली, तो उस पर से सारा कालिख वालिख हटा के पहुंच पाच करके वो तलवार रख ली गई। और बड़े बड़े चीड़ के छिलके जो है, जो उसको फाड़ के निकलता है और उसमें लीसा होता है, तो वो मशाल की तरह जलते हैं। उसके खूब मोटे मोटे 5-6 जो है वो मशाल बनाई गई, और वो मसाले लेकर के और एक तलवार लेकर के, कुछ एक आध कुल्हाड़ी दराती वगैरह ऐसे ही, क्योंकि वो घने जंगलों से निकलना था, कि वहां माँ की तबीयत बहुत खराब है। हम पूरी रात चलते रहे, 2-3 बजे से चले होंगे, और सारी रात उन जंगलों को पार करते हुए चलते रहे। और चल करके जब सुबह हल्का सा उजाला होने लगा, तो हम एक चोटी में पहुंचे जहां से मेरा गांव नीचे दिखाई दे रहा था। तो मेरी बगल में चल रहे 2 लोग कहने लगे, लगता है जो होने वाला था हो गया है, बाहर आग जला रखी है। मैंने सुन लिया था, लेकिन दूसरे ने उससे कहा चुप रहो, बच्चा सुनेगा डर जाएगा करके। लेकिन मैं तो सुन चुका था, और मुझे लगा कि अब माँ नहीं रही। तो हम लोग जब पहुंचे तो देखा कि उनका शरीर बाहर रखा हुआ था, कपड़े में बंधा हुआ उस तरह से। तो जो ही मैं गया तो लोग चारों ओर बैठे हुए थे। तो पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ के, मैं 11 साल का था उस समय, पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ करके वही उस बंधे हुए कपड़े के अंदर डाल के माँ के पेट से छुआया कि बेटा अपनी माँ से तू मिल ले। तो उनके मृत शरीर में उनके पेट से मेरा हाथ छुला दिया था, और उसके बाद वो लोग माँ को ले गए उसमें से। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ा नुकसान था, सबसे बड़ी हानि, क्योंकि मेरे लिए दुनिया जो कुछ थी वो माँ के इर्द गिर्द थी, और माँ को मैं सब कुछ बताना चाहता था। मैं जब पढ़ने गया हूं तो न जाने कितनी चीजें थी जो मैं अपनी माँ को बताना चाहता था। माँ मैंने वहां ये देखा, पता है वहां ऐसी ऐसी किताबें होती हैं, और वहां फोटो खींचते हैं। हम तो फोटो भी नहीं जानते थे, कैमरा नहीं जानते थे। एक रेडियो बड़ी मुश्किल से गांव में आया था, तो लोग कहते थे इसमें कहीं छिप करके आदमी बोलते हैं, कोई विश्वास नहीं करता था। उसके बाद हमने साइकिल नहीं देखी थी, मोटरसाइकिल तो सवाल ही नहीं है। हाँ, हवाई जहाज हमने देखा था, क्योंकि वो आसमान में उड़ता था तो हमें दिख जाता था। और कोई भी चीज नहीं थी, फोन का मतलब नहीं, कैमरे का मतलब नहीं, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं। उन हालातों में कितना कुछ था जो कि मुझे इंटर कॉलेज जाके देखने को मिला, और किताबों में कहानियां माँ को मैं सुनाना चाहता था, बताना चाहता था, लेकिन वो कुछ भी बता नहीं पाया उनको, कि जो है कैसे बताऊं, माँ तो विदा हो गई इसमें। तो उसके बाद मैंने उन दोनों, वो एक उम्र होती है, किशोर उम्र होती है मेरे ख्याल से, तो जी नहीं होती थी वो अंग्रेजी लिखने की। तो मैं एक चीड़ के जंगल में गया ऊपर पहाड़ी पर, और वहां मैंने अपने सीने में उससे खोद खोद के खून निकलने दिया, और उस खून से मैंने एक चिट्ठी लिखी माँ के नाम। और माँ के नाम वो चिट्ठी लिख के तो बाद में होश आया कि इसको डालूंगा कहाँ, माँ का पता क्या है। तो फिर मैंने कहा हवा तो उसी की है जहां वो गई होगी, हवा हवा ले जाएगी। तो उसको मैंने वो पहाड़ी पर खड़े होके हवा के झोंके में छोड़ दिया था। वो चिट्ठी कहीं चली गई होगी, तो मैं ये मान लेता था कि माँ को मिल गई होगी करके। उसके बाद वो एक बार सपने में भी दिखी। मतलब वो एक इतना एक अंतरंग लगाव था बहुत ज्यादा असल में। तो वहां से पढ़ते हुए, और ये इंटर कॉलेज तक की पढ़ाई मेरी इस तरह से हुई, जहां मैंने कहानी लिखना सीखा। और एक बार मुझे विज्ञान लोक पत्रिका दिख गई, उसमें जो विज्ञान पढ़ा मैंने, तो मेरी आंखें खुल गई कि हम जो पाठ पढ़ते हैं वो इतना कठिन सा लगता है, उसमें कोई रस नहीं होता है, लेकिन इस पत्रिका में तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। उसमें डॉक्टर सत्य प्रकाश के लिए एक नील
रत्नधर उनके लेख होते थे, भगवती प्रसाद श्रीवास्तव के लेख होते थे, प्रेमानंद चंदोला के लेख होते थे। ये तमाम लोग उसमें बड़ी मजेदार चीजें लिखते थे। डॉक्टर नवल बिहारी मिश्र की उनकी कहानी होती थी मंगल ग्रह के बारे में, यहाँ वहां। वो देखा तो मैं उनके उस क्लब का सदस्य बन गया और फिर सवाल पूछने लगा। कृष्णा दीदी वहां से जवाब देती थी और हम बीच बीच में चिट्ठी लिखने लगे। तो कहानियां लिख रहा था। अब ये लगा कि मुझे विज्ञान की बातें भी तो बतानी चाहिए, लेकिन वो कहानियां तो मेरी हाई स्कूल इंटर की किताबों कॉपियों में रह जाती थी। तो क्या करना चाहिए? तो एक एक लड़का मेरा क्लास फेलो बाहर से आया था, गढ़वाल से आया था। उसने कहा कि ये कहानियां छप जाती, ये पत्रिकाओं में छपती। मैंने कहा अरे यार कैसे छपती, कहाँ छपती? तो उसने मुझे एक पता दिया, शायद युवक पत्रिका थी कोई आगरा से। तो उसने दिया, मैंने एक कहानी लिखी और दिया बुझ गया, कुछ ऐसा कहानी का नाम था। वो पहली कहानी थी जो मैंने बाहर भेजी, डाक से भेज दी। बाद में खैर बीएससी में एडमिशन लिया नैनीताल में, वो मॉडर्न बुक डिपो में दिखी तो देखा कि वो कहानी छपी हुई है। वो मेरी कहानी छप गई थी। लेकिन इसी बीच मैंने वहाँ हमारे इंटर कॉलेज के किनारे एक बुजुर्ग आदमी थे, खड़क सिंह उनका नाम था, खड़कदा कहलाते थे। तो खड़कदा थे और उन्हीं की तरह से एक बूढ़ी सी उसमें कुतिया थी जो वहाँ उन्हीं के पास में चूल्हे के पास लेटी रहती थी और खड़कदा चाय पकौड़े वगैरह बनाते थे। तो दोनों एक से लगते थे। तो उन पे मैंने ये कहानी लिखी खड़गदा। और वो उत्तर प्रदेश जनसंपर्क एवं सूचना विभाग की प्रमुख पत्रिका होती थी त्रिपथगा। तो वो भेजी मैंने, तो वो त्रिपथगा में छप गई खड़गदा कहानी। और सबसे मजे की बात ये थी उन दिनों तो कहानी की वो कतरे ने भी भेजते थे। कतरे ने आई तो मैंने अपने बड़े भाई साहब को भी दिखाई और दादा ने जो है वो खड़गदा को भी सुना दी। तो खड़गदा भी सुन गए कि ये कहानी मेरे बारे में लिखी हुई करके। तो इस तरह कहानी लेखन का तो मुख्य रूप से था ही। मैं विज्ञान भी लिखने लगा कि इतनी मजेदार इतनी रोचक चीजें, और पता ही नहीं है मेरे साथियों को, मेरे गांव के लोगों को, बाकी लोगों को, उनको विज्ञान की इतनी जोरदार बातें पता ही नहीं है। तो मुझे लिखना चाहिए। तो तब मैंने विज्ञान लिखना शुरू किया। इस तरह कहानी लेखन और विज्ञान लेखन शुरू हुआ। दूसरा सवाल क्या पूछा गया? जी आपने एक तो अपनी जड़ों की तलाश की, कि मतलब ओरिजिन हम लोग कहाँ के हैं, जो जीनोम के जी जरिए आपने वो अपना कराया सब डीएनए टेस्ट वगैरह। जी 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 एक तो जी ये आपका, दूसरा आपका पूरा बचपन जो है वो प्रकृति के सानिध्य में बीता मतलब, बिल्कुल बिल्कुल। यानी जी कि हाँ प्रकृति बिल्कुल। को अच्छी तरह से समझने का, प्रकृति जी के सारे रूप रंग को ठीक से समझने का, है ना। जी। और फिर और आपका, उसका तो हाँ। आपकी लाइफ का तीसरा अध्याय हुआ लिखने जी का। और बट नेचुरल, जैसे आपने बताया कि प्रेमचंद से आपने प्रेरणा ली और प्रेमचंद से जी काफी जी प्रभावित हुए आप। जी हाँ। फिर विज्ञान लेखन, विज्ञान लेखन में मतलब जैसे रोचकता और सरसता आपने कहाँ से, मतलब आपने जो किस्सा गोई आपके अंदर भरी हुई थी उसी का इस्तेमाल किया जी या कहीं जी से प्रेरणा लिया? जी मैं बता रहा हूँ। मुझे माँ कहानियां सुनाया करती थी बहुत, सियार की और जो है खरगोश की कहानी, ये वो अपने मन से वो सुनाती थी कुछ उसमें से। तो वो एक कहानियों के प्रति एक मोह पैदा हुआ था। उसके बाद जब प्रेमचंद और ये अन्य लेखकों की कहानियां पढ़ी, उसने कहा था हम पढ़ते थे तो खो जाते, घंटों तक उसी में। लहना सिंह जो है उसका क्या हुआ होगा, वो ये तो छप गया खबर, लेकिन क्या हुआ होगा, ये सब सोचते थे हम उससे। लेकिन ये कहानियों के प्रति जो ममत्व पैदा हुआ लिखने का, तो विज्ञान के लिए ममत्व मैंने बताया कि उस पत्रिका को पहली बार विज्ञान लोक को देख करके हुआ, उसको देख करके लिखने लगा। अब रही बात जहां समझने की, अब उसको आज तो मैं कह सकता हूं, तब मैं नहीं बता सकता था कि मैं रोचकता कहां से ला रहा हूं। लेकिन एक ऐश देहलवी का शेर है जिसको मैं मंत्र की तरह अपने लिए सदा मन में तैयार रखता हूं। जब भी विज्ञान लिखता हूं तो उस मंत्र को गुनगुना लेता हूं, और वो मंत्र ऐश देहलवी का है, जिसको कई लोग बड़ी गलती से और कई जगह कोट किया, गालिब का नहीं है, वो ऐश देहलवी का है। अपना लिखा आप ही समझे तो क्या समझे,
अपना लिखा आपने, असल में उसमें तो कहा है, अपना कहा आप ही समझे तो क्या समझे, मजा कहने का जब है, एक कहे और दूसरा समझे। ये मैं एक मन में इस भाव को सदा रखता हूँ। और अगर बच्चों के लिए लिख रहा हूँ तो मैं मन के आंगन में बच्चों को बुला लेता हूँ। मैं उन्हीं के भाषा में उन्हीं के लिए बोलता हुआ, उन्हीं से सवाल करता हुआ, वो मेरे मन में बैठे होते हैं, मैं उनसे बातें करता हुआ लिखता हूँ उस तरह। आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं आगे चलकर जब मैंने बीएससी एमएससी कर लिया तो नौकरी मेरी लगी दिल्ली के प्रसिद्ध इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। यहाँ 3 साल मैंने मक्का की फसल पर रिसर्च की। उसके बाद में पन्नगर कृषि विश्वविद्यालय ने एक बुलावा आया तो मैं छोड़ के चला गया। वहां मैं किसानों की पत्रिका किसान भारती का संपादक रहा और 13 वर्षों तक उस पत्रिका से जुड़ा रहा। तो मैं रोचकता की बात आपको बताऊं कि उसमें अधिकांश वैज्ञानिक अमेरिका रिटर्न थे, क्योंकि वो बाहर जाते थे। उस समय एक्सचेंज प्रोग्राम भी था और पन्नगर के पढ़े हुए अधिकांश उस समय के वैज्ञानिक वहां से आए थे। तो एक वैज्ञानिक हमारे लिए लिखना शुरू किया और वो एक लेख लाए। मैं आपको उसका उदाहरण दे रहा हूं भाषा का। तो वो लिख के लाए थे, प्रखंड से मृदा का प्रतिरूप एकत्र कर मृदा परीक्षण हेतु मृदा परीक्षण प्रयोगशाला को प्रेषित कर देना चाहिए। ये शुरुआत थी जैसे इसमें। मैंने कहा डॉक्टर साहब, लेकिन इसको जब झाऊ सिंह पढ़ेगा जो खेती करता है तो वो तो कुछ समझेगा नहीं। नहीं, लेकिन इसमें गलत क्या है? मैंने कहा गलत कुछ नहीं है, ये तो सारी शब्दावली सही है, वाक्य का गठन भी ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। सिर्फ ये अर्थ नहीं दे रहा है, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अर्थ कैसे देगा? मैंने कहा सर, अगर इसको ऐसे लिखेंगे ना, हथेली पर मिट्टी मुट्ठी में मिट्टी लीजिए, हथेली पर फैलाइए, उसे देखकर क्या आप उसके गुणों के बारे में बता सकते हैं? नहीं जनाब, बाहर से देखकर तो आदमी तक के गुणों का पता नहीं लगता, फिर इस बेचारी मिट्टी की तो बिसात ही क्या है। लेकिन ये वैज्ञानिक कहते हैं कि मिट्टी में कई गुण होते हैं, ये खारी होती है, ये तेजाबी होती है, ये ऊसर हो जाती है और ये उपजाऊ भी हो जाती है, ये तरह तरह की मिट्टी होती है। अगर मैंने कहा अब ये दरवाजा खुल गया, हम लोग समझने की ओर बढ़ गए आगे को। अच्छा ठीक है, फिर मैं कुछ करता हूं इसमें करके। तो ये जो अप्रोच थी, हम बजाय इसके कि गेहूं में कंडुआ रोग लगा जैसे न्यूज की तरह दे देते, इसके बजाय मैं देता था क्यों बाली काली पड़ी क्यों पत्ती पेराई। उसका सबसे बड़ा गुण यह है कि जो फ्लैग लीफ है, सबसे ऊपर की जो पत्ती है पहली, वो पीली पड़ जाती है और बाली काली भर करके वो काली पड़ जाती है। क्यों बाली काली पड़ी क्यों पत्ती पेराई। अब इसमें राइम भी हो गया, गीत सा बन गया और वो भीतर पढ़ते हुए पता लगा कंडुआ रोग लग गया है। तो ये इस तरह से हर चीज का जो है धरती मैया बांझ न हुई है, इस तरह की भी, ताकि उसको स्थानीय भाषा के भी उसमें पुट आ जाए। ये क्योंकि लिखना मेरा पहला लेख जो था वो जान शरद ऋतु खंजन आए और शीत निष्क्रियता एक ही अंक में छपे थे दोनों। वो विज्ञान जगत पत्रिका निकलती थी इलाहाबाद इंडियन प्रेस से, उसमें प्रोफेसर आर डी विद्यार्थी थे, वो संपादक थे। तो मैंने बड़ा भावुक पत्र एक लिखा था कि मैं हिंदी में विज्ञान लिखना चाहता हूं लेकिन मुझे कौन छापेगा। तो उन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया था कि तुम जो कुछ भी लिखो मुझे भेजना, मैं छापूंगा। और हाँ, ये कभी मत भूलना कि हो सकता है एक दिन तुम खुद विज्ञान लेखक बनो। उसने तो लौ जगा दी मेरे भीतर। उसने लौ जगा दी कि मैं भी बन सकता हूं विज्ञान लेखक, मैं भी लेखक बनूंगा कल को। तो वो कभी नहीं भूला मैं। मैंने अपने लेखों का जो संकलन पहला प्रकाशित हुआ वो मैंने उन्हीं प्रोफेसर डी विद्यार्थी को समर्पित किया है। उनको कभी मैंने देखा नहीं, लेकिन वो एक अपनी चिट्ठी के चंद शब्दों चंद लाइनों के माध्यम से मुझ में विज्ञान लेखन की लौ जगा गई। और फिर मुझे लगा कि अगर एक ही तरह से हम बात कहते रहेंगे तो इससे तो लोग बोर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? तो चूंकि साहित्य से मेरा लगाव रहा है, तो इसको विविध शैलियां जो हैं, विविध विधाएं जो हैं, उनमें लिखना चाहिए। क्यों नहीं हम एक बात को, जो विज्ञान की बात है, उसको नाटक के रूप में कह दें, उसको मैं विज्ञान कथा के रूप में कह देता हूं। उसमें कहीं मैं नहीं बता रहा हूं कि ये नियम है, यहां है, वहां है, कुछ नहीं। पूरी कहानी पढ़ेगा व्यक्ति,
उसको विज्ञान की कहानी लगेगी, लेकिन उससे ये भी पता नहीं लगेगा कि वो कहाँ विज्ञान समझ गया है। विज्ञान की कविताएं लिखी, विज्ञान के गीत लिखे, और विज्ञान के जो है साक्षात्कार के तरीके से किया, पत्र शैली में लिखे, और इसी तरह रेडियो टेलीविजन के लिए भी इसी तरह के विज्ञान के नाटक लिखे, वो पटकथाएं लिखी। तो ये जो विविधतापूर्ण विज्ञान लेखन है, वो किसी न किसी पाठक को कहीं न कहीं उसको बोर नहीं होने देगा। वो विज्ञान के प्रति आकर्षित होगा एकदम। तो इस चीज से मुझे लेखन की एक शैलियों की विविधता और विभिन्न विधाओं में लिखना, उसने मेरे विज्ञान लेखन को उसको शाखित किया। उसकी उसकी शाखाएं निकली, कहानी के रूप में, नाटक के रूप में, कविता गीत के रूप में, इंटरव्यू के रूप में, संस्मरणों के रूप में, डायरी के रूप में। वो हर तरह का विज्ञान लिखते हुए कहीं से, वो इतना मजेदार है कि उसमें से आप मेरे विज्ञान डायरी, आप कोई भी पन्ना खोल के पढ़ सकते हैं। जो भी पन्ना आप खोलेंगे वो आपको कहीं ले जाएगा। उसमें से किस तरह से कहां से क्या चीज आई कर। हमारे आसपास बोगनविलिया का फूल खिला है, आजकल खूब बढ़िया से फूल आ रहे हैं। ये कहां से आ गया? ये तो भारत में होता ही नहीं था। ये ब्राजील का पौधा है, लेकिन ब्राजील में कहां से आया? पता लगा कि फ्रांस का एक जलपोत जा रहा था पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए, और उसके जो नेवी कमांडर थे उनका नाम था बोगनविल। और उन दिनों ये नियम था कि कोई वनस्पति विज्ञानी, जीव विज्ञानी वो साथ चलेंगे, वो संग्रह करते थे ताकि नए पेड़ पौधे, जीव जंतु लाए जा सकें। तो उनको एक सहायक की जरूरत थी, तो सहायक कोई था ही नहीं, कहां से सहायक आए? तो जब पोत चलने वाला था, उसमें अचानक एक युवक आया, और वो युवक बोला कि मैं जानता हूं, पेड़ पौधों के बारे में भी जानता हूं। उससे जितनी पूछताछ की होगी, उसने कहा हाँ रख लो इसे। वो रखा गया। ताहिती द्वीपों में जाके पता लगा कि वो युवक नहीं, वो तो युवती है। वो जेनेट नाम की जो है, वो तो एक युवती थी। और वो काराकॉन करके ऐसे वो थे वनस्पति विज्ञानी फ्रांसीसी, उनके साथ थी। उनकी तबीयत थोड़ा खराब रहती थी, तो उनकी सेवा शुश्रूषा भी करती थी और संग्रह करती थी। तो वो जब ब्राजील पहुंचे, वो लोग तट पर पहुंचे, उसने देखा कि बेइंतहा खूबसूरत एक फूल वहां उगा हुआ है। तो उसके नमूने लेकर के वो जलपोत में आई थी। बाद में लौटते हुए ये वनस्पति विज्ञानी तो मॉरिशस में निधन हो गया था इनका, लेकिन जेनेट लेकर के फ्रांस पहुंची आखिर में जब यात्रा पूरी हो गई। और सबसे मजेदार तथ्य यह है कि विश्व की वो प्रथम महिला, वो मजदूर लड़की जो मजदूरी करती थी, वो विश्व की प्रथम महिला है जिसने पृथ्वी की परिक्रमा की। उसका नाम कहीं भी खोजा जाएगा तो वो वही लड़की है जो ब्राजील से बोगनविलिया लेके आई थी। अब कितना इसमें इतिहास भी है, इसमें साहित्य भी है। इसमें बीच में बताते हुए मैं तो छोड़ गया, नहीं तो ताहिती द्वीपों में जो है पॉल गोगा की पेंटिंग्स की भी बात हो सकती है, उसका भी जिक्र होगा। तो लेकिन विज्ञान लेखन में सबसे जरूरी मैं ये समझता हूं, वैसे तो सभी लेखन में है, लेकिन विज्ञान लेखन में एक अंग्रेजी का लेख किसी भी पत्रिका या अखबार में पढ़ा और उसको तर्जुमा करके हिंदी में डाल दिया और वो लेख बन गया हिंदी का, वो लिखना नहीं है, वो विज्ञान लेखन नहीं है। उसमें वो क्राफ्ट नहीं है, वो लेखन कला नहीं है। विज्ञान लेखन की कला तो तब आएगी जब उसमें क्या दिया है 10 और संदर्भ पढ़िए, और उस विषय को पूरा समझने के बाद हम उसको अपनी भाषा में, अपने अंदाज में, हिंदी भाषा के मुहावरे में ढालें और उसको फिर हम पाठकों को दें। यही वजह है कि अभी इतना घोर संकट काल आया हुआ है, कोविड-19 का, इस वायरस का कोरोना काल आया हुआ है, और देश में टनों के हिसाब से इसके बारे में लिखा गया है। सारे का सारा अंग्रेजी में कई टनों के हिसाब से मिल जाएगा। क्या फायदा उसका? झाऊ सिंह नहीं समझता उसको, उसको एक आम आदमी नहीं समझता है, उसका क्या करेंगे उसको? महाराष्ट्र में वो मराठी में समझता है, कर्नाटक में वो कन्नड़ में समझता है, बंगाल में बंगाली में समझता है, आसाम में असमीज में समझता है। तो हम जब तक भारतीय भाषाओं में विज्ञान नहीं लाएंगे, और एक जो सबको जोड़ने वाली भाषा हिंदी है, हम उस हिंदी में नहीं लाएंगे। अंग्रेजी बड़ी प्यारी भाषा है, मैं सबसे अधिक अंग्रेजी की ही पत्रिकाएं और ये अखबार और किताबें पढ़ता हूँ,
और उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि दुनिया में क्या कुछ हुआ है, और जो कुछ मुझे मिलता है उसे मैं अपनी भाषा के मुहावरे में ढाल के अपने अंदाज से, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां, और कहेगा कभी कोई कि यार ये तो, और मैंने अपने लिए एक वो परीक्षा रखी थी कि जिस दिन कोई मेरे लेख का पन्ना फटा हुआ किसी को मिल जाए, वो पढ़े और कहे कि यार ये तो लगता है मेवाड़ी जी ने लिखा है, उस दिन मुझे सफलता मिल जाएगी। और मुझे कई साल पहले, वर्षों पहले, दशकों पहले, मुझे देवरिया की एक जेल से एक सीता देवी के नाम से किसी का पत्र आया कि मैं एक पन्ना मिला, मैं उसको पढ़ रही थी, पत्रिका हमारी यहाँ आती है, मुझे लगा ये आपने लिखा है, बच्चों से मैंने वो पन्ना फट गया था तो बच्चों से पत्रिका ली, नाम देखा तो पता लगा, उसमें पता भी था, नाम भी था, तो भैया आप मेरा भाई बचपन में खो गया था, आप मेरे भाई हुए आज से, और आपने जो ये मार्मिक इसमें कहानी लिखी हुई है ये मुझे पढ़ने को मिल गई करके, और मुझे पता लग गया था ये आपने ही लिखी है करके। तो मुझे लगा कि मेरी परीक्षा हो गई है। और कहीं न कहीं शैलेश मटियानी जी मुझसे कहा करते थे, उनसे मुलाकात थी और वो दिल्ली आते थे तो मैं उन दोनों पूसा इंस्टीट्यूट में काम करता था, तो वो कहते थे कि देवेंद्र पहले तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं कहा जाता था। वो तपस्या क्या होती थी? निरंतर एक दिशा में एक जुनून के साथ काम करना, वही तपस्या थी। जो जिस बारे में काम कर रहा है, आज वही तपस्या लेखन की है। एक किसी को अगर लेखक होना है, अगर वो निरंतर तपस्या कर रहा है, माने वो अनवरत रूप से लिख रहा है, वो निरंतर लिख रहा है, तो एक दिन सरस्वती उसकी कलम को छू देगी, उस दिन उसको सिद्धि मिल जाएगी। अगर पुरानी भाषा में कहें तो उसको सिद्धि मिलेगी, क्योंकि वो निरंतर लिखता रहा है। वो कहते, हंसते हुए कहते थे, मुझसे कहो तुम अभी कोई आइडिया दो, मैं अभी 1 घंटे में बैठ के तुम्हें एक कहानी लिख के दे दूंगा, क्योंकि अब मुझे सोचना नहीं पड़ता उसे, वो आइडिया आते ही मेरे दिमाग में वो कहानी में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि इतना लंबा अनुभव हो गया। और जितना संघर्ष करके जैसे मैंने ये सब लेखन की कला कमाई है, उसमें मेरे पास अब ये हो गया है कि वो आइडिया को, उस विचार को मैं कहानी में, मेरे मन में ही वो तब्दील हो जाएगा और मैं लिख दूंगा उसमें से। अच्छा लग रहा है। मैं 2-3 सवाल आपसे थोड़ा करना चाहता हूँ आप, और थोड़ा उसको, एक तो ये है कि कथाएं लिखते हैं और एक तरह से साहित्यकार हैं, मतलब विज्ञान ऑथर आपको कहा जा सकता, साहित्यकार हैं आप जी। तो साहित्यिक जगत आपको किस दृष्टि से देखता है? ये ये आपने बहुत संवेदनशील सवाल पूछ लिया। एक समय था जिसमें सन 1900 में सरस्वती का प्रकाशन शुरू हुआ, तो सरस्वती जो कि हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पत्रिका मानी जाती थी, और आज भी वो एक ऐतिहासिक उसका स्थान है, उस पत्रिका में विज्ञान के लेख छपते थे। उसमें पहले ही वर्ष सन 1900 में चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद सिंह की विज्ञान कथा छपी थी। ये बात अलग है कि उसको जब हम देखेंगे तो विदेशी, हो सकता है जूल्स वर्न का प्रभाव पड़ा हो, कुछ पड़ा हो, लेकिन विज्ञान कथा लिखी गई और सरस्वती ने उसको बढ़ावा दिया। 1908 में आश्चर्यजनक घंटी छपी, सत्यदेव परिव्राजक जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और अमेरिका में वो स्वतंत्रता की अलग जगह रहे थे, उनकी कहानी थी। और उसके बाद ये क्रम चलता रहा। तो और आप विश्वास करेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लेखमाला आंखों के बारे में, आज कितने हिंदी के साहित्यकार हैं जो कि विज्ञान के किसी विषय पर लिखते होंगे? कोई भी, अगर किसी से पूछा जाए कि आप जो है ये गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, कुछ नहीं नहीं, मैं तो साहित्यकार नहीं, मेरा क्या मतलब इससे, कोई मतलब नहीं। और अगर वैज्ञानिक से पूछा जाए कि आपने प्रेमचंद का गोदान पढ़ा है, नो नो, आई एम ए साइंटिस्ट, मेरा क्या मतलब इसमें। ये जो दूरी बना दी गई है साहित्य और विज्ञान की, सबसे बड़ा नुकसान इससे हो रहा है। पहले लिखते थे, मैंने निराला जी का लेख पढ़ा है सुधा में, 1932 में प्रकाशित हुआ था, विज्ञान लेखन और विज्ञान पत्रकारिता, विज्ञान लेखक और विज्ञान पत्रकारिता, सन 1932 सुधा में।
जो कुछ लिखा है आज भी वैसे का वैसा ही है कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। तो जटिल तकनीकी शब्दों की जगह पर हमें कैसे उसमें अपनी स्थानीय शब्दों को, अपनी भाषा के शब्दों को लाना चाहिए, और ये सब उन्होंने इतने विस्तार से निराला जी ने लिखा। इसकी बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने अनुवाद किया है मैरी शैली का, जबकि पियरे क्यूरी, मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी का जब निधन हो गया तो उसने अपनी डायरी लिखी, जो वो प्रकाशित डायरी है। उस डायरी के पन्ने मैंने कुछ पढ़े जो बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने अनुवाद किया था। ऐसा हो ही नहीं सकता उसको पढ़ते हुए किसी की आंखों से ये अश्रुधारा न बह जाए। इतना मार्मिक, इतना मार्मिक, तो उसे अनुवाद नहीं कहेंगे, वो भी विज्ञान है। उस विज्ञान को किस तरह से उन्होंने मैरी क्यूरी का लिखा हुआ और उस विज्ञान को वो ला रहे हैं। इसमें इसके अलावा तमाम साहित्यकार थे। सन 1922 में सन 1924 में राहुल सातकत्यायन ने खुद 22वीं सदी उपन्यास लिख दिया। उस समय तो ऐसा कोई काम कर ही नहीं रहा था, जबकि उस समय तो देवकीनंदन खत्री जी के चंद्रकांता की बात थी, सारा चमत्कार हो रहे थे, और खत्री जी भी उन सारे वैज्ञानिक नए आविष्कारों का जो जो चीजें इजाद हो रही थी उनको डाल रहे थे उसमें से। क्लोरोफॉर्म जैसी कोई चीज उसमें दिखाई दे रही, एक्सरे जैसी कोई चीज दिखाई दे रही, कुछ उन चीजों का इस्तेमाल करके उन्होंने तिलिस्म रचा अपने उपन्यासों में। लेकिन उसी में से राहुल सातकत्यायन ने 1924 में 22वीं सदी के समाज की कल्पना करके, वो उस समय उन्होंने जब सोचा होगा, आज इतने वर्षों के बाद वो कैसा लगता है, राजकमल से प्रकाशित हुआ है, उसको पढ़ा जा सकता है। फिर संपूर्णानंद जैसे लोग जो कि मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन तब मुख्यमंत्री ऐसे भी होते थे जो उपन्यास लिखते थे, और उन्होंने पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल तक उन्होंने विज्ञान का उपन्यास लिखा, और उसकी भूमिका में लिखा कि हिंदी में विज्ञान कथाओं की बहुत कमी है, हमें इस विधा में लिखना चाहिए। इस तरह से एक लंबी परंपरा है। बाद में जो है ये डॉक्टर नवल बिहारी मिश्र, जो कि आंखों के सीतावर, ये सीतापुर आई हॉस्पिटल कहलाता है, ये सब डॉक्टर नवल बिहारी मिश्र की देन है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ के ये कैसे एमबीबीएस निकले, डॉक्टर, आंखों के डॉक्टर बने, और उसके बाद इन्होंने विज्ञान कथा साहित्य को बहुत कुछ दिया। इनके साथ यमुना दत्त वैष्णव अशोक थे जो कि एक्साइज कमिश्नर थे, उन्होंने तमाम विज्ञान कथा साहित्य रचा। इनके अलावा अन्य लोग थे जो कि उस पीढ़ी में लिख रहे थे। फिर सन 60 के बाद तो खैर काफी काफी कुछ आने लगा, और मुझे भी सन 1979 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में मैंने एक लंबी कथा जो है वो लिख करके सभ्यता की खोज मैंने भेजा था। तो उस समय संपादक मनोज श्याम जोशी जी थे। मैं संकोची आदमी था, तो मैंने डाक से चुपचाप पैकेट बना के भेज दिया, और स्वीकृति आ गई, और बाद में पता लगा कि उस अंक की बहुत ही हाईलाइट करके, और क्या चित्रमय, मतलब 9 पन्नों में फैला हुआ सभ्यता की खोज विज्ञान के लघु उपन्यासिका करके वो प्रकाशित किया था। तो एक ऐसा एकदम लॉन्च कर देने वाली बात होती है। तो एक हमारी यहाँ मुहावरा कहलाता है, काऊ सा मानुख रह गए काऊ सी पहचान, अब कहाँ वैसे लोग रह गए करके वो वाली बात है। ये किया जाता था उस समय। तो संपादक कोई आज कल्पना करेगा कि डॉक्टर धर्मवीर भारती का कार्ड आता था, उसमें प्यारा सा उनका हस्ताक्षर आता था, परखनली शिशु पैदा हो गया है, लेख भेजे, नीचे धर्मवीर भारती, बड़ा सुंदर सा वो, जो भारत की सबसे अधिक बिकने वाली साप्ताहिक पत्रिका और उसका सबसे व्यस्त संपादक, वो इस बात का नए लोगों को बढ़ावा देने के लिए वो खुद एक कार्ड में एक लाइन लिख के खुद भी भेजते थे। सुरेंद्र प्रताप सिंह थे रविवार में, परखनली शिशु पर ही मैंने उनको तार किया कि परखनली शिशु पैदा हो गया है, मैं लेख भेज रहा हूँ। तार से ही उत्तर आया, क्योंकि उन दोनों तो हाथ से लिख के और डाक में डाल के होता था। उनका उत्तर आया कि प्रतीक्षा में, और लेख गया, एक हफ्ते में गया, दूसरे हफ्ते में उनके पास जो है उसका संपादन वगैरह हुआ होगा, और तीसरे हफ्ते में वो छप के आ गया, और वो रविवार पत्रिका में प्रकाशित हो रहा। इस तरह के लोग थे, तो बढ़ावा भी दिया जाता था। और हमारी आज ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए
कि हमें हमारे संपादकों ने मनोज श्याम जोशी जी हैं, नारायण दत्त जी हैं नवनीत के, धर्मवीर भारती जी हैं, और तमाम इन संपादकों ने, जैसे माली पौधों को संवारता है, उनको उनके हमारे लेखन को उस तरह से उन्होंने संवारा, हमें पता नहीं लगता था। मैं हमारी स्थानीय बोली में कुमाऊनी में वन कहते हैं, वन माने जंगल, वन। फिर मैं पढ़ते गया, वन वन हम बोलते ही थे, वो तो जुबान पे चढ़ा हुआ था। फिर मैंने बॉटनी में एमएससी किया, तो बॉटनी भी बहुत से, बॉटनी बॉटनी वन वन ये सारा। तो मैंने एक बार उनको एक लेख भेजा, तन पर वनस्पतियों के वन। तो लौट के मैंने देखा लिफाफा ज्यादा भारी है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरी रचना लौट के आ गई। लेकिन अंदर एक प्यारा सा पत्र था नारायण दत्त जी का, प्रिय भाई आपका लेख मैंने पढ़ लिया है, मुझ जैसा अविज्ञानी व्यक्ति इसमें न जाने कहां क्या त्रुटि कर गया है, इसलिए मैं संपादित प्रति की भी एक कॉपी भेज रहा हूं आपको, आप इसको पढ़कर तुरंत लौटती डाक से मुझे वापस भेज दें। मेरी आंखें खुल गई, वो लेखन की इतनी बड़ी दीक्षा थी। वो पहला पाठ था जिसमें जितने बड़े वाक्य थे वो टूट के छोटे हो गए थे, जितने जटिल शब्द थे उनकी जगह आसान शब्द आ गए थे, और उसमें ऐसा प्रवाह आ गया था कि उस लेख को शुरू से आखिर तक हम एक प्रवाह के साथ पढ़ सकते थे। बिना कुछ कहे संपादक ने हमें दीक्षा दे दी। ये हर एक में होता था। उस तरह से, उस तरह के संपादक जो है उनकी कलम से हमारा लेखन संवारा गया। तो तब भी लेखन में हमारे रोचकता और इन चीजों का प्रवेश हुआ, सरलता, सरसता, रोचकता, ये जो है लेखन में आ सकी। आप और प्रश्न आप पूछने वाले नहीं, थे? आज क्या स्थिति है? आज की स्थिति यह है कि लिखा बहुत जा रहा है, काफी लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते एक वेब सेमिनार में मैंने भाग लिया, राहुल खट्टे नाम से हैं वो, हिंदी के जो है हिंदी ऑफिसर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी ऑफिस में नासिक में। उन्होंने एक वेब सेमिनार किया कि भारतीय भाषाओं में विज्ञान लेखन, और उसमें उन्होंने कहा कि मुख्य वक्ता के रूप में आप उसमें बोलेंगे करके, तो वो हम लोगों ने किया। मुझे आश्चर्य हुआ, वो खबर कहीं आएगी ही नहीं, जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि विज्ञान लेखन की तो कहीं बात ही नहीं होती है। वास्तव में नहीं हुई। एक अखबार, केवल भास्कर, भास्कर का एक संपादक जो शायद उस संस्कृति में पले बड़े हैं, ज्ञानेंद्र पांडे संपादक हैं, शायद नोएडा से छपता है या कहीं से, मैं अखबार का स्थान जहां से भी है, उसमें उन्होंने संपादकीय पृष्ठ पर हिंदी में विज्ञान लेखन नाम से एक पूरा कॉलम जो है वो लिखा, और उसमें उस वेब सेमिनार का जिक्र किया कि किस तरह से इसमें चर्चा हुई, कैसे हिंदी में विज्ञान लेखन की बात हुई, किस तरह से क्या क्या कमियां हैं, क्या जरूरतें हैं, ये सब उसमें बताया गया। तो लिख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है आज विज्ञान कथाएं बहुत लोग लिख रहे हैं। विज्ञान कथाएं लिखने में हमारे यंग साइंटिस्ट जैसे हैं जो साइंस कम्युनिकेटर हैं, मनीष मोहन गोरे हैं, अरविंद मिश्रा हैं, डॉक्टर राजीव रंजन उपाध्याय हैं, जाकिर अली रजनीश हैं, कल्पना कुलश्रेष्ठ हैं, और प्रज्ञा गौतम हैं, और कई नाम, सुखदेव प्रसाद, उन्होंने भी लिखे हैं कई। इसके अलावा कई लोग हैं जो कि इस विधा में लिख रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, और लेख तो लगातार लिख रहे हैं लोग। एक टैगोर विश्वविद्यालय की पत्रिका है इलेक्ट्रॉनिक की आपके लिए, वो लगातार हर महीने बहुत अच्छा विज्ञान प्रकाशित कर रहे हैं, जिससे लोगों को काफी प्रोत्साहन मिलता है, और बहुत सारे विज्ञान लेखक हिंदी में आ रहे हैं। लेकिन मैं जहां भी जा रहा हूं या मेरे संपर्क में जो आते हैं, उनसे मैं यही कहता हूं कि केवल लेख लिख देना ही विज्ञान लेखन नहीं है, उस लेख में आपकी छाप होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वो लेख कुछ कह रहा हो, अपना कहा आप ही समझे तो क्या समझे, मजा कहने का जब है एक कहे और दूसरा समझे। तो दूसरा जब समझेगा तभी उसकी वैल्यू है, अन्यथा वो बायोडेटा में संख्या जुड़ जाएगी, कोई फायदा नहीं है उसका। उसको ऐसा बनाइए कि लोग कहे कि यार आपने लिखा है, आपका क्राफ्ट, राइटिंग क्राफ्ट दिखे, आपके लेखन की कला उसमें दिखाई देनी चाहिए। मैं बताता हूँ,
लेकिन कई बार दुख भी होता है कि नई पीढ़ी में से जिन बच्चों को आना चाहिए, मैं आपसे ये बातें कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि नए बच्चे आए तो कैसे आप लोग लिखते थे, कौन कौन सी समस्याएं आती थी। हम लोग तो हाथ से कंपोज की हुई पत्रिका उसका संपादन करते थे, कलम से लिख करके लेख भेजते थे। हमारे पास उस समय कार्बन होता था, खाली फोटोकॉपी की भी सुविधा नहीं थी। उन हालातों में पेजों के हिसाब से लिखा गया, और उन उन हाथ से लिखे हुए लेखों से धार्मिक और साप्ताहिक हिंदुस्तान की रचनाएं छपा करती थी उसमें से। तो वो संघर्ष एक जो है, वो संघर्ष बताना चाहता हूं नई पीढ़ी को, लेकिन नई पीढ़ी में से सन्नाटा है थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा न हो कहीं खतरा, मुझे लगता है कई बार, कि जिसने जो लिखा पता लगा वही स्वयंभू लेखक है। ये कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पतन की निशानी हो जाती है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कभी। सदैव विद्यार्थी बने रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमें तो ये लगता है हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि न जाने कितना कुछ अच्छा है जो हम कर सकते हैं। हमें सीखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए। एक से एक नई जब रचनाएं देखते हैं, अंग्रेजी में, विदेशों में लिखी हुई, इधर कि कैसे उन्होंने कैसे सोचा होगा, कैसे लिखा होगा, इस शैली में कैसे लिख दिया होगा। तो उन चीजों को तब बताया जा सकता है जब कोई आसपास उनसे बातें हों, या इस तरह का कहीं पर बोलने के लिए कहीं व्याख्यान देने को हो, उनसे बातें हों। लेकिन हाँ, बच्चों में मैं ये जरूर कर रहा हूं, क्योंकि लगभग 60,000 से अधिक बच्चों के पास जाके मैंने व्यक्तिगत रूप से विज्ञान की कहानियां सुनाई है। वो कहानियां इस तरह से हैं कि उनको उसमें आनंद आता है। मैं आपको ये किस्सा बताऊं, बड़कोट एक जगह है, यमुनोत्री मार्ग पर है। मैं गढ़वाल के दौरे पर था और विभिन्न स्कूलों में जा रहा था, शिक्षकों से विज्ञान और शिक्षा पर व्याख्यान दे रहा था। पूरे उत्तराखंड में दिए, ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने उसको स्पॉन्सर किया था। तो बड़कोट में जब आया तो वो मेरे शाम को थका थकाया आया, तो दो शिक्षक आए, उन्होंने कहा सर कल सुबह आपने यहाँ के बच्चों को जरूर कहानी सुनानी है। मैंने कहा लेकिन कल सुबह तो हमें देहरादून निकल जाना है, मेरा रिजर्वेशन है, ट्रेन पकड़नी, वहां जाना है। तो कहने लगे नहीं, कितने बजे जाना है? मैंने कहा 9 बजे निकल जाएंगे। ठीक है सर, 8 बजे से 9 बजे का समय हम बच्चों को बुला लेते हैं, आपको जरूर आना है, प्रिंसिपल साहब भी कह रहे हैं। सुबह गया 8 बजे। मैं अरविंद जी, आपको आश्चर्य होगा सुन के, उस दुर्गम पहाड़ में, वहां पर 1,000 बच्चे कतारों में, बालक बालिकाएं बैठे हुए थे कतारों में, सामने शिक्षक बैठे हुए, एक माइक लगा रखा है, और उसके बाद जो है वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ आज मेहमान आए हैं, दिल्ली से आए हैं, ये वो बोल रहे थे सब। उनको मैंने सौरमंडल की सैर कराई, मैंने उन्हें अपने अंतरिक्षयान, कल्पना अंतरिक्षयान में बैठाया, और उसके बाद उन्हें अमीर खुसरो की पहेली पूछ करके, और उसके बाद तारों की छांव में हम गीत गाते हुए, तारों का गीत गाते हुए सूरज के पास पहुंच गए। सूरज के बाद हम 8 ग्रहों तक पहुंचे, और किसी तरह अपने उन खतरों से बचाते हुए अपने अंतरिक्षयान को एस्ट्रॉइड्स के बीच से बचाता हुआ मैं गया, और सीमांत तक चले गए हम सौरमंडल के। वहां हमने ऊर्ट क्लाउड देखा, विशाल पहाड़ों के बराबर की डल्टी आइस बॉल्स देखी। उन उन आइस बॉल्स को देख करके ये हुआ कि ये क्या करते हैं, बच्चे पूछते हैं। तो वो जब हमारे सौरमंडल की आती है, कैसे वो धूमकेतु बन जाते हैं, पुच्छल तारे बन जाते हैं, कैसे सूरज की रोशनी से उनमें से धीरे धीरे धूल और गैसें निकलने लगती है, और उनसे लाखों किलोमीटर लंबी पूंछ बन जाती है, और वो पूंछ लहराते हुए हमारे सौरमंडल में चले आते हैं। और दोस्तों, जानते हो कि सबसे प्रसिद्ध धूमकेतु कौन है? तो मैं उनको थोड़ा सा क्लू भी देता हूं कि उस पर हमारे एक राष्ट्र कवि दक्षिण से हुए हैं, सुब्रमण्यम भारती। उन्होंने कविता भी लिखी है। सन 1910 में वो आया था, तो उन्होंने एक कविता लिखी थी कि हे हेली, तुम 76 वर्ष पहले आए थे तो हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। अब इस बार तुम 76 वर्ष बाद लौट के आए हो, तो अब क्या संदेश लाए हो? फिर उन्होंने देश के बारे में कई चीजें लिखी भी हैं। मैंने कहा कि वो हेली का ही धूमकेतु था उसमें से। और दोस्तों, एक जो है पता है, एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं मार्क ट्वेन। उनकी किताबें पढ़ना, उनके ट्रेवलॉग्स पढ़ना, वो भारत भी आए थे। वो क्या कहा करते थे पता है? इसका विज्ञान से कोई संबंध नहीं, लेकिन ये किस्सा बड़ा मजेदार।
तुम सुनोगे तो हैरान रह जाओ। वो जो है 1835 में पैदा हुए थे, 1835 में पैदा हुए, और जब बड़े हुए तो कहने लगे मैं तो हेली धूमकेतु के साथ आया था, अगर हेली धूमकेतु के साथ वापस नहीं लौटा तो फिर मुझे बड़ा मलाल रहेगा, मुझे बड़ा अफसोस होगा। मैं तो हेली के साथ आया, हेली के साथ जाऊंगा, ये सदा कहते रहे वो। सन 1910 में जब सुब्रमण्यम भारती कविता लिख रहे थे और धूमकेतु अप्रैल प्रथम सप्ताह में वापस लौट रहा था, तो तब मार्क ट्वेन अपने बिस्तरे पर गंभीर रूप से बीमार पड़े हुए थे। हेली धूमकेतु लौट गया और मार्क ट्वेन ने भी अंतिम सांस ली। मतलब ये बड़ा एक एक अजीब सा संयोग है जिसका विज्ञान से तो संबंध नहीं है, लेकिन वो किस्से में तो काम आता है, बच्चों को हेली धूमकेतु को बताने के बारे में काम आ जाता है इस तरह। तो इस तरह लेकर के उनको कैसे मतलब लाता हूँ, कैसे अंतरिक्षयान से उनको मैं वायुमंडल में प्रवेश कराता हूँ कि यहाँ तो बड़े बड़े अंतरिक्षयान भस्म हो जाते हैं क्योंकि हवा के साथ घर्षण होता है, लेकिन हमारा एक कल्पना अंतरिक्षयान, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं इसको बहुत आराम से ले जाऊंगा। लेकिन दोस्तों वो देखो, वो दूर एक नीला ग्रह दिखाई दे रहा है, वो क्या है वो जानते हो? तो बच्चे कहते हैं वो हमारी पृथ्वी है, अर्थ, अर्थ हमारी पृथ्वी। हाँ दोस्तों, वो हमारी प्यारी और निराली पृथ्वी है। और देखो अब हम और लगातार नीचे उतर रहे हैं, और अब नीचे झांक के देखो क्या दिख रहा है, और नीचे तो हमारा भारत देश दिखाई दे रहा है। अरे देखो कितना सुंदर है, उसके सर पर हिमालय मुकुट की तरह से श्वेत हिमालय की पहाड़ियां हैं, उसमें से कल कल नदियां उसके पहाड़ों से निकल करके आ रही है, उसके कितने लंबे चौड़े मैदान हैं, और उसके तीन तरफ तो देखो, एक और अरब सागर, एक और बंगाल की खाड़ी, एक और हिंद महासागर, तीन तरफ सागर लहरा रहा है। और उसके बाद उसके घने जंगल उसमें हैं, लहलहाती फसलें हैं, और उन जंगलों में कितने लाखों तरह के जीव जंतु वो जी रहे हैं, जाने कितने वन्य जीव उनमें कुलाचे भर रहे हैं। दोस्तों तुमने कहीं अंतरिक्ष की इतनी सैर करके आए हो, तुमने कहीं कोई तितली देखी? नहीं, हमने तो नहीं देखी। कहीं चिड़ियों का कलरव सुना? नहीं सुना। तुमने कहीं पेड़ पौधे देखे, घने जंगल देखे? नहीं देखे। कहीं कल कल बहती हुई नदियां दिखाई दी? नहीं दिखाई दी। तो फिर ये तो केवल हमारी प्यारी और निराली धरती में है, हमारी इस धरती में जिसमें हमें इस सब को बचाना चाहिए। ये तो तुम लोगों की अमानत है, ये हम हमारे पूर्वजों को मिली थी, वो जितना भी बचा पाए हैं, आगे तुमने बचाना है इसको। पेड़ पौधे हरियाली तो तब रहेगी जब तुम बचाओगे इसको। तो ये तो जीवन यहाँ धड़कन हो रही है, जीवन किस तरह पनप रहा है देखो। और ये कह के मैं उनको उतार लाता हूँ, और उतरते उतरते पूछता हूँ कि पिछली प्रधानमंत्री हमारी जो थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने प्रथम अंतरिक्ष यात्री हमारे राकेश शर्मा उस समय अंतरिक्ष में थे। तो संयोग, ये भी एक अजीब संयोग है, मैं लखनऊ आकाशवाणी केंद्र में अपनी वार्ता दे रहा था अंतरिक्ष में भारत का योगदान, तो तभी एक पर्ची आई और उसमें लिखा था, उसकी ये घोषणा भी पढ़ दें, ये घोषणा कर दें। उसमें लिखा हुआ था कि अभी कुछ ही पलों के बाद प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी देश के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी से बात करेंगी, कृपया प्रतीक्षा करें। और थोड़ी देर में कनेक्ट हो गया, और मैं स्टूडियो ही में बैठा हुआ हूँ, और इतनी देर में बातचीत सुनाई दे रही है उसमें। राकेश जी, अंतरिक्ष से हमारा देश भारत कैसा दिखाई देता है? तो वहां से राकेश शर्मा जी की आवाज आई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इतना अच्छा लगा। कुछ बच्चों को पता होता है, कुछ को नहीं पता है, तो उनको याद हो जाता है सदा के लिए। और ये कहते हुए हम धरती पे आ जाते हैं, और जब कि यहाँ तो जीवन की धड़कन है, यहाँ तो जीवन की हलचल है सारे हमारे पूरी धरती में और हमारे देश में, तो क्यों नहीं एक जीवन का गीत गाए? तो बच्चे मेरे साथ फिर गीत गाते हैं। ये सब विज्ञान है, जो मैं गीत गाऊंगा ये जो है बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। अगर हम पाठ के रूप में पढ़ेंगे कि देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड ऐसे पढ़ाया जाएगा। वो एक एक कैप्सूल बना के वही रटाया जाता है, जिसने रट लिया कॉमा फुल स्टॉप सहित, उसको 90-95% अंक मिल गए उसमें। लेकिन उसमें क्या है, उस चीज को समझाने के लिए नहीं काम होता है। तो इसलिए जो है वो बच्चे मेरे साथ, जीवन का गीत गाओगे? हाँ गाएंगे। अच्छा, वो अंतरिक्ष यान को चलाया था कमांडर देवीदा ने, वो कमांडर देवीदा सुना रहे हैं। तो
वो जो है फिर उसके बाद वो मेरे साथ गाते हैं, जीवन तेरे रूप ने, जीवन तेरे रूप ने, जीवन तेरे रूप ने, धरती के आंचल में पहले तेरे नाना रूप, जल में थल में और हवा में, साया हो या धूप, कहीं ऊंची पर्वतमाला हिम से ढका हिमालय, कहीं ऊंची पर्वतमाला हिम से ढका हिमालय, ठंडा रेगिस्तान कहीं और तपता रेगिस्तान कहीं, ठंडा रेगिस्तान कहीं और तपता रेगिस्तान कहीं, कहीं घने हरे जंगल, कहीं घने हरे जंगल, कहीं भरे गहरे दलदल, कहीं घने हरे जंगल, कहीं भरे गहरे दलदल, तीन तरफ सागर का जल, तीन तरफ सागर का जल, हर तरफ जीवन की हलचल, हर तरफ जीवन की हलचल, जीवन है बस एक, रूप है अनेक, जीवन तेरे रूप ने, जीवन तेरे रूप ने, जीवन तेरे रूप ने, कहीं पंछी कलरव करते, कहीं गुनगुन भौरों का गुंजन, कहीं पंछी कलरव करते, कहीं गुनगुन भौरों का गुंजन, कहीं हिरन कुलाचे भरते, कहीं हिरन कुलाचे भरते, हर तरफ जीवन की धड़कन, हर तरफ जीवन की धड़कन, जीवन है बस एक, रूप है अनेक, जीवन तेरे रूप ने, जीवन तेरे रूप ने, जीवन तेरे रूप ने। धन्यवाद दोस्तों, बोल देता हूं उनको मैं। तो इस तरह से वो एक पूरी सौरमंडल भी समझ चुके, ग्रहों को सूर्य से लेकर के प्लैनेट्स की जानकारी मिल गई, उनके चंद्रमाओं की जानकारी उसमें मिलती है, धूमकेतु के बारे में पता लग गया, और उसके बाद जो है वो देश को देख रहे हैं, फिर उसके बाद देश के जो तमाम प्राकृतिक वैभव है उसके बारे में जानकारी मिल जाती है, और गीत गाते हुए वो सब खुश होकर के अपना निकलते हैं। तो एक रसमय विज्ञान की का पाठ हो जाता है, कहने का मतलब ये है। मेरा उत्तर बड़ा लंबा हो जा रहा है, क्षमा कीजिएगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो अब वो बढ़िया चल रहा है। दूसरी बात ये है कि मैं एक, आपने बहुत अच्छी बात कही, जी एक तो होता है विज्ञान की पढ़ाई करना और एक होता है विज्ञान को अपने जीवन में उतारना, दोनों में बहुत फर्क होता है। और बहुत यही बहुत वजह है बहुत। कि, यही वजह है कि बहुत सारे विज्ञान के पढ़े हुए लोग, पीएचडी और डीएससी और डॉक्टर और इंजीनियर, साइंटिस्ट, जी जी वे जब बातें करते हैं और जब अंधविश्वास की बातें करते हैं, जब वो जी। कुछ ऐसी बातें करते हैं जो अवैज्ञानिक बातें होती हैं, तो हाँ बड़ा कोफ्त होता है इस बात से कि भाई इन्होंने विज्ञान की पढ़ाई कैसे की होगी। मतलब इन्होंने नंबर तो पा लिए 95%, 80%, जो भी पा जी जी लिया, लेकिन जी। आत्मसात नहीं किया विज्ञान को। आत्मसात नहीं किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और उसमें उनके उनके भीतर वो विज्ञान की भावना गई ही नहीं। उन्होंने केवल एक पाठ की तरह से एक एक टेक्स्ट बुक का पाठ जो है उसको पढ़ लिया, लेकिन जीवन में मैं उसको समझूं, ये वो नहीं समझ पाए। इसलिए यही कारण है कि अभी भी, मैं आपको बताऊं कि अभी भी चौराहे पर, कर भी रहे होंगे शायद, कई जगह हो रहा होगा, एक बाबा नुमा साधु नुमा एक व्यक्ति आ जाए और वो कहे कि मेरे पास अचूक जड़ी है, ये क्या करेंगे, सब इधर उधर कर रहे हैं, किसी के पास दवा नहीं है, मेरे पास है दवा, मैंने बड़ी सिद्धि पाई हुई है, और ये बूटी जो है ये कोरोना को खत्म कर सकती है, मेरे पास। हम्म हम्म हमारे पास इतने ऐसे लोग हैं जो कि उसे खरीदेंगे, और वही बताएगा कि अस्पताल में तो भाई 50,000 से लेके 4-5 लाख रुपए तक पड़ रहे हैं, और ये तो तुम्हें केवल 100-200 रुपए में मिल रहा है। तो आदमी सोचता है चलो जो होगा देखा जाएगा, 100-200 ही से, और वो इसको लाखों रुपए का पता लगा सारा कर गए काम उसमें से। तो उसमें तर्क नहीं करते। मैं आपको बताऊं, एक तो वो हमारे, नमन करता हूं उनको, दाभोलकर साहब को, कि उनको तो
लोगों ने जान ले ली उनकी। एक और दाभोलकर साहब हुए हैं, वो दाभोलकर दत्त प्रकाश दाभोलकर, डॉक्टर दत्त प्रकाश दाभोलकर, वो एक रसायन उद्योग में डायरेक्टर थे। उनकी एक पुस्तक है जो भारतीय ज्ञानपीठ से छपी, वर्षों हो गए, अब तो पता नहीं मिलेगी नहीं। उसका नाम है विज्ञानेश्वरी। वो विज्ञानेश्वरी इसलिए लिखी गई, संपादक का की भूमिका देखिए। उन्होंने कहा कि भाई अंधविश्वास करने के लिए महाराष्ट्र में हमारा इतना जो है लाखों प्रतियों छपती हैं, तो एक कॉलम डॉक्टर साहब आप लिखिए विज्ञान का, आम लोगों को विज्ञान की जानकारी दें, हम अंधविश्वास दूर हों। तो ये हुआ कि इस स्तंभ का नाम क्या रखा जाए इस कॉलम का। तो संपादक ने कहा कि ऐसा है, ज्ञानदेव ने विज्ञानेश्वरी कहा, नहीं ज्ञानदेव ने जो है ज्ञानेश्वरी लिखा, तो आप विज्ञान के आदमी हैं ना, विज्ञानेश्वरी लिख दीजिए। तो विज्ञानेश्वरी नाम से वो स्तंभ 2-2.5 साल तक चलता रहा। वो लगातार हर हफ्ते मेरे ख्याल से उसको मराठी में लिखते रहे। उसका संयोग से हिंदी अनुवाद हुआ और वो यहाँ से एक योजना के तहत जो है वो प्रकाशित हुआ। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उसके प्रथम पृष्ठ पर 2-3 पंक्तियां दी हुई हैं कविता की। वो मेरे लिए वो भी एक मंत्र है। मंत्र इस माने गाइडिंग मेरे लिए लाइन्स हैं, वो मार्गदर्शक लाइनें हैं। उसमें लिखा है, कोई भी कहीं हाँक ले जाए, ऐसी भेड़ बकरियां मत बनना मत बनना। फिर आगे बात समझाई हुई है कि भेड़ बकरियों में और हम में फर्क है। हम तर्क कर सकते हैं, अगर कुछ भी होता है आप उसके बारे में सोचो, ऐसा क्यों हो रहा है। आप उसके बारे में अपने विचार से उसके बारे में निर्णय लो, खुद सोच करके। आपसे कुछ कहा जा रहा है, आप केवल उस पर ही उसको मान ले रहे हैं, ये तो फिर वो भी कि भेड़ बकरी की तरह से कहीं भी चल दिए, ये नहीं होना चाहिए। सच यही है कि अंधविश्वास फैलने का सबसे बड़ा कारण यह है, एक तो हमारी भारतीय भाषाओं में लोगों तक सीधे विज्ञान की, मैं ये नहीं कहता हर साल करोड़ों करोड़ों रुपए का बजट खर्च होता है साइंस पॉपुलराइजेशन पर, लेकिन वो पॉपुलराइजेशन का कभी कोई काश, कभी कोई उसका पूरा जो है उसका सर्वे किया जाए, उसका ऑडिट हो, और उस ऑडिट में देखा जाए कि एक आम आदमी तक वास्तव में पहुंचा कितना। 300-350 महिलाएं तो आज भी डाइन करके मार दी जा रही हैं। कौन है डाइन? वो तो इसी तरह हमारी तरह होमोसेपियंस पैदा हुई थी, और वो या तो दलित हैं, या वो जो है बुजुर्ग महिलाएं हैं, या किसी को भी जवान महिला को भी बोल दे रहे हैं कि इसने तो तुम्हारी यहाँ जादू मंतर कर रखा है। जादू मंतर क्या है? तो ये समाज में जब तक ये चीज नहीं हटेगी, और ये हटेगी तब जब उनको उनकी भाषा में बताया जाएगा कि देखो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए स्थानीय भाषाओं में, प्रादेशिक भाषाओं में भी विज्ञान उस तरह जाना चाहिए, और केवल सेमिनार करके और उनमें सारे व्याख्यान दे करके नहीं वो होगा। वो आम जन तक पहुंचने के लिए आपको सीधी, सरल और रोचक भाषा में उनको समझाना होगा। अभी टनों के हिसाब से जो अंग्रेजी में लिखा गया है, उसका क्या लाभ, कितने लोग जानते हैं? करोड़ों लोग इस समय पैदल सड़कों से जो है लहूलुहान होकर के, बच्चों तक के शव कंधे पर लिए हुए, वो अपने गांवों को लौटे। उनको नहीं पता था, उनको नहीं पता कि ये आपस में मिलने से इसमें भी ये बीमारी फैल सकती है करके, क्योंकि उससे कहीं बड़ी बीमारी भूख की थी और प्यास की थी। उस हालत में मतलब उनको निर्णय लेने का उनको पता ही नहीं, क्योंकि उनके पास तक बात गई ही नहीं। वो जिन कल कारखानों में काम करते हैं, वहां कितनी सुरक्षा उनकी होती है, वहां कितनी डस्ट उड़ रही है, कितनी धूल उनके फेफड़ों में जा रही है, वहां पे कितने रसायन उनके शरीर में जा रहे हैं, क्या उसके लिए उनको सुरक्षा दी गई है? नहीं दी गई है। तो वो कहां से समझेंगे? उनको पता ही नहीं लगेगा। इसके अलावा पढ़े लिखे लोगों में, जैसे आपने बताया, एक वर्ग ऐसा भी है कि ये सुन लिया कि एंटीबायोटिक से इलाज हो जाता है, अब हर आदमी दवा की दुकान में जाके एंटीबायोटिक ले रहा है। अरे डॉक्टर का एक खास उस वो बताता है, तो वो 4 गोली उसने बताई या 5 बताई, तुमने 5 दिन इस क्रम में लेनी है। वो डॉक्टर को पता है कि ये जो आपके भीतर रोग की सेवेरिटी है, ये और कौन सा जीवाणु है या वायरस है, ये कैसे खत्म होगा उसे पता है। पता लगा एक दिन लिया, बुखार उतर गया, बस जी ठीक हो गया, मैं तो बड़ी कारगर दवा निकली। खुद ही डॉक्टर बने।
तो ये एक और अंधविश्वास है जो समाज में बहुत ही बुरी तरह से फैला हुआ है। इस अंधविश्वास के कारण भी बहुत नुकसान समाज में हो रहा है, जो लोग खुद ही डॉक्टर बन करके उसको लेना चाहते हैं। उसके अलावा जो बरगलाने का काम है कि गाय पर हाथ फेर करके कैंसर ठीक हो जा रहा है, खुद आप अस्पताल में ठीक करा रहे हैं, बताइए। गाय के गोबर से या गाय के गोमूत्र से ये इलाज होता है, बताइए। अरे इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कोई झगड़े की बात ही नहीं है। जो भी कह रहा है आप अपने शिष्यों को लीजिए ना, उन शिष्यों को लेकर के आप 1 महीने का कोर्स या 3 महीने का या 6 महीने का, उनको दिन में 3 बार जो भी आप तय करें रजिस्टर बनाइए, एक वैज्ञानिक विधि से प्रयोग, परीक्षण, अवलोकन, व्याख्या, विश्लेषण, व्याख्या और निष्कर्ष। ये विज्ञान विधि है, ये साइंटिफिक मेथड है। तो आप भी वही कीजिए। उनको रोज 3 बार आपने उनको गोमूत्र पिलाया या उनके शरीर पर हाँ, गोबर का लेप किया, और उसके बाद लेकर के आप 1 महीने का या 2 महीने के या 3 महीने के आप आंकड़े इकट्ठा कीजिए ना, और जो भी संस्थाएं आपको अप्रूवल देंगी उनके पास ले जाइए कि देखिए इन आंकड़ों से साबित होता है कि गोमूत्र से इतने रोग ठीक हुए गए। अन्यथा तो विज्ञान की भाषा में तो वो एक्सक्रीशन है, वो उत्सर्जन है। जो शरीर में बेकार समझा गया नुकसानदेह चीज है, उसको शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया गया है, और हम उसको दवा मान के पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? तो इस चीज को, ये तर्क जब कोई करेगा तो तभी हो सकता है। अगर तर्क नहीं कर रहे हैं तो व्यक्ति उसके लिए तैयार हो जाएगा। वो तो शिवाम्बू करके मनुष्य का भी मूत्र पीने लगे थे। अरे भाई, तो शरीर से क्यों निकाला गया उसको तो शरीर में ही फिर रिसाइकिल हो जाता। हो रिसाइकिल हो जाता तो ये पानी पीने की सारी समस्याएं दूर हो जाती। ये क्यों नहीं सोचा जाता? इसके लिए तर्क संगत सोच बहुत जरूरी है। वो सोच तब आएगा जब समाज में बताया। छोटी छोटी चीजें, वो तो अंधविश्वास आज ऐसे हो गए कि बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली को कुछ नहीं पता है कि मनुष्य क्या सोच रहे हैं। बिल्ली को भूख लगी है और वो कहीं जा रही, या उसने अपने बच्चे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, और आपके लिए वो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया है और रास्ता काट गई है। ये तो कोई बात नहीं हुई। आपने, बिल्ली ने तो नहीं सोचा ऐसा। लेकिन आदमी ये तर्क नहीं करता। अभी अभी इधर ही हाल में ही सूर्य ग्रहण भी लगा, चंद्र ग्रहण भी लगा। उसमें एकमात्र जो सावधानी की चीज है, सूर्य ग्रहण को सीधे नजर से नहीं देखना चाहिए, सुरक्षित तरीके से देखना चाहिए। एकमात्र ये एक सावधानी। बाकी आप उसमें खाना खा रहे हैं, आप उस समय चाय पी रहे हैं, आप स्नान कर रहे हैं, आप रात का रखा पानी पी रहे हैं, इसका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। क्योंकि ये किसी भी तरह से कहीं साबित नहीं हुआ है। और इसके लिए कहा जाता नहीं हमारे शास्त्रों में ये लिखा है। कौन से शास्त्र? आर्यभट्ट ने तो 6ठी शताब्दी में ही साफ बता दिया था कि चंद्र ग्रहण इस कारण से लगता है, ये चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य का खेल है, छाया की माया है, जिसके कारण ये होता है। वो तो साफ उनके आर्यभट्टी में लिखा हुआ है। वो तो पूरा श्लोक है, उसकी व्याख्या की हुई है। तो जब उन्होंने बता दिया था कि चंद्र ग्रहण ऐसे लगता है, सूर्य ग्रहण ऐसे लगता है, तो उसको क्यों नहीं बढ़ने दिया? उनकी आवाज भी नकार खाने में तूती की आवाज शायद बन गई। क्योंकि एक बार एक शास्त्री जी से, पंडित जी से मैं पूछ रहा था, मैंने कहा आर्यभट्ट ने तो ये सब बता दिया था, कितनी बड़ी बात है। नहीं नहीं, वो तो बहुत ही खराब आदमी था, उसने तो भारतीय परंपरा को खराब करने की कोशिश की। मैं समझ गया कि उन्हें कर्मकांड खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि आर्यभट्ट की बात करेंगे तो आर्यभट्ट तो सच बोल रहा है। तो आर्यभट्ट जैसे व्यक्ति भी थे जो नालंदा विश्वविद्यालय में ज्योतिर्विज्ञान का आचार्य और कुलपति होते हुए, जो एक धोती पहन करके तारागनी गांव में रात के अंधेरे में जाकर के जो पूरे तारावलियों का अध्ययन करता था, उनके टिप्पणियां लिखता था उनके बारे में, और उन सारी चीजों को नोट करते हुए उसने एक आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना कर दी। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर कोई चीज हमारे पास आर्यभट्टीय है। उस आर्यभट्टीय में लिखा हुआ एक श्लोक में कि जिस तरह नाव में पूर्व की ओर जाते हुए व्यक्ति को तट की चीजें पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देती हैं, इस तरह पृथ्वी घूमती है करके वो लिखा हुआ है उस श्लोक में। माने किसी से भी हम पूछें कि ये सूर्योदय पूर्व में ही क्यों होता है, कभी पश्चिम से क्यों नहीं होता,
ये थक नहीं जाता क्या? कभी पश्चिम से हो जाना चाहिए। वो तब तक होता रहेगा जब तक ये हमारी पृथ्वी का गोला पश्चिम से पूर्व को घूमता रहेगा। पश्चिम से पूर्व को घूमते हुए केवल पूर्व से ही सूर्योदय होगा। हाँ, कभी हम दूर से नजर डालें तो शुक्र ग्रह में पश्चिम से उग रहा होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह का रेट्रोग्रेड रोटेशन उसका है, वो अपनी धुरी पर उल्टा घूमता है। क्यों घूमता है उसका विज्ञान अलग है कि वो क्यों उल्टा हो गया करके। या यूरेनस अपने पेट के बल ढोलकी की तरह घूम रहा है, वो क्यों घूम रहा है, उनका कारण है। लेकिन पृथ्वी तो पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, तो इसलिए सूर्योदय पूर्व से हो रहा है। एक साधारण सी बात इस तरह से। लेकिन 6वीं शताब्दी में ये पता लग जाना कि पृथ्वी एक गोला है और जो आधारहीन अंतरिक्ष में घूम रहा है और वो पश्चिम से पूरब को घूम रहा है, ये जानकारी, काश ये जानकारी आगे आती तो हम प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक कहते और उनकी जानकारी आई करके। लेकिन आगे ही उनके काट करने वाले, उनके खिलाफ लिखने वाले, विवादों में डाल देने वाले बहुत लोग आए। आर्यभट्ट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं इस तरह से किया गया। ऐसे ही तमाम अश्वशास्त्र है, अश्वशास्त्र में घोड़ों का अध्ययन किया गया है। वराह मिहिर का जो है, एक हम लोगों ने कॉमेट फिल्म बनाई थी, पटकथा मैंने लिखी, लेकिन मेरी रुचि देख कौल साहब थे, कौल साहब का प्रोडक्शन था वो, तो उन्होंने फोन किया, मैं उनसे मिला, कहने लगे कि एक स्क्रिप्ट हमारे लिए लिखेंगे। तो मैंने कहा सर मैं लिखूं किस बारे में? वो धूमकेतु के बारे में लिखना है। तो मैंने कहा कि मैं लिखूंगा, लेकिन मैं पहले जानना चाहूंगा कि आप कैसी फिल्म बनाना चाहते। तो जाके मैंने उनसे एक ही प्रश्न पूछा, अरुण कौल साहब से, उनके स्टूडियो में गया। तो मैंने कहा सर आप कॉमेट पे फिल्म बनाना चाहते हैं धूमकेतु पर, आपने बना दी मान लीजिए। हमने पहले स्क्रिप्ट लिखा ही, कहने लगे, लेकिन वो पास नहीं हो पाई। तो मैंने कहा लेकिन आप इस बारे में बताइए कि आपने कोई फिल्म बनाई तो वो फिल्म अमेरिका की फिल्म से या वो रूस की फिल्म से या वो फ्रांस या जर्मनी की फिल्म से किस तरह अलग होगी। क्योंकि वो तो धूमकेतु में वही सिर, जटा और पूंछ, ये 3 हिस्से होते हैं। और उस ये गैसें होती हैं, इतनी धूल होती है, इतनी आइस होती है, ये सब सब कुछ तो वही है, फिर अलग कैसे होगी। वो कहने लगे हाँ ये तो बात सही है, किस तरह होगा इसमें। मैंने कहा होगा, जब उसमें भारतीयता आ जाएगी, जब भारत की खुशबू मिलने लगेगी, तो लगेगा कि ये भारतीय फिल्म है। वो तब वो कैसे होगा? मैंने कहा वो इस तरह से होगा कि वो स्क्रिप्ट इस तरह से लिखता हूं कि गोधूल की बेला है। मैंने कहा गोधूल शब्द कहां से आया? जब पहले गायें लौटा करती थी, उनके खुरों से जो धूल उठती थी और सूर्य अस्त हो रहा होता था, तो उसमें जो धूल उठती थी वो गोधूल वेला कहलाई, जिसमें गायों के खुरों से धूल उठती है, तो वो गोधूल वेला थी। वो गोधूल वेला है और धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहा है और उसके बाद धीरे से आसमान में एक तारा निकलता है, फिर 2 तारे निकलते हैं और धीरे 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 तारों की संख्या बढ़ जाती है और तमाम तारों से आकाश जगमगा उठता है। और लेकिन अचानक एक बार क्या होता है कि उसमें एक लंबी पूंछ लहराते हुए ये कोई चला आ रहा है। पूरी कायनात में अनुशासन चल रहा है, हर ग्रह उपग्रह सब कुछ एक अनुशासन में चल रहे हैं, लेकिन ये कि इस अनुशासन को भंग करता हुआ चला आ रहा है। वो कहां से चला आ रहा है? वो धूमकेतु है, वो पुष्चल तारा है, वहां से हम माना उस पर बात करते हैं। कल लगे वो सूर्यास्त की बात आप कह रहे थे ना, हरिनाथ चट्टोपाध्याय की एक कविता थी, हम लोगों ने अनुवाद किया था, चलो उसे गाते हैं। तो वो समूह गान हम लोगों ने किया था, सूर्यास्त हो गया, गगन मस्त हो गया, ये वो पूरी कविता उन्होंने सुनाई उसमें से। और मैंने कहा कि इसमें वेदों की बात की जाती है माना। अथर्ववेद में है कि हमारी उल्काओं से और धूमकेतुओं से रक्षा करो, ये प्रार्थना में लिखा हुआ है। जो भी लोग उस समय पशुचारक थे और वनवासी थे, उनमें झोपड़ियां बना के रहते होंगे, हम आज उन्हें ऋषि महर्षि करते हैं, जो भी संस्कृति उस समय रही होगी। तो वो जो उस समय हमारी रक्षा करो उन्होंने प्रार्थना की होंगी जो, तो इसके माने वो जानते थे कि कोई उल्काएं होती हैं और कोई धूमकेतु होते हैं करके। कहने लगे फिर ये कहां से वो आएगा, माना इसको मैं
डॉक्यूमेंट्री में इसको हम वैदिक उच्चारण के साथ बोलते हैं। तो उन्होंने फटाफट फोन में लाया जेएनयू में, और वहां से उन्होंने कहा कि ये जो है एक पंडित जी को बुला लिया जो वैदिक उच्चारण करके उसको बोल सकते थे, उनको बुक कर लिया। उसके बाद जो है ये हुआ कि मैंने हेली की बात की, तो हेली में उन्होंने एक तमिल भाषा के विद्यार्थी को कहा सुब्रमण्यम भारती की किताब लेके आना, और तुम तमिल में ओरिजिनल पढ़ोगे, फिर उसको हम डब करके हिंदी में करेंगे करके। उसके बाद ये हुआ, मैंने कहा लोणार झील महाराष्ट्र की, वो जो है कहते हैं कि उल्का या धूमकेतु के टकराने से बनी थी, तो वो लोणार झील का कैसे आएगा। मैंने कहा कि ऐसा है सर, अभी सुरभि कार्यक्रम आता है, उसमें सिद्धार्थ काग जी ने एक दिखाया था एक आइटम उसमें से। कल के सिद्धार्थ ने दिखाया था, अच्छा मैं अभी फोन में लाता हूँ। उन्होंने फोन में लाया, सिद्धार्थ बाकी बचा हुआ फुटेज मुझे भेज, तो उनके बाद फुटेज आ गया। उसके बाद ये जो अथर्ववेद की जो प्रार्थना थी ये कहाँ से कैसे आएगी फिर, तो उन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय को फोन किया बनारस, और उन्होंने कहा कि वो बारह मिहिर की, मैंने बारह मिहिर का संदर्भ दिया था, तो बारह मिहिर की पांडुलिपि का ये मुझे अंश भेजो, वहां से फोटोकॉपी हो करके अथ केतुचाराय अध्याय, इस नाम से वो अध्याय आ गया। ये सब सामग्री एक प्रोफेशनल तरीके से इकट्ठा हुई। उसके बाद उसमें प्रोफेसर यशपाल भी बुला लिए गए, फिर जो है अविनाश कौर सरीन ने कमेंट्री बोली, और एक बेहद खूबसूरत जो है धूमकेतु फिल्म बनी। अब वो फिल्म भारतीय लगती थी, और उसमें भी और भी जानकारियां थी कि भारत में सबसे पहले धूमकेतु दूरबीन से किसने देखा। वो 1679 में ऐसा कुछ है उसका वर्ष। उस समय फ्रांसीसी खगोल विज्ञानियों का एक दल आया हुआ था, और वो दल उस समय पौंडीचेरी में था, जब वहां से फादर रिसाऊ ने एक धूमकेतु देखा था, भारत की धरती से एक धूमकेतु दिखाई दिया था। ये संदर्भ गुड़ाकर मुलेजी से मुझे मिला था। तो इस तरह से सब चीजों को इकट्ठा करके एक समृद्ध भारतीय धूमकेतु की वृत्त चित्र तैयार हुआ इस तरह से। तो ये मैं सब इसलिए कह रहा हूं सर कि ये सारी चीजें कि आपकी रुचि कितनी है, आप विभिन्न विषयों को कैसे जोड़ते हैं। आपके लिए, मेरे लिए विज्ञान ही विज्ञान नहीं है, मेरे लिए इतिहास भी विज्ञान है। मैं जब इतिहास में जाऊंगा तभी मैं कंफर्म कर पाऊंगा कि ये आलू आ रहा है, तो मैं जब तक उसमें पुर्तगाल, स्पेन और पेरू की, बोलिविया की और एंडीज की पहाड़ियों में नहीं जाऊंगा, तो मेरा तो अध्ययन अधूरा रह जाएगा। इसलिए भूगोल इतिहास भी मेरे पास रहेगा। उसके बाद वो अत्याचार जो स्पेनिश सैनिकों ने वहां जाकर के किए थे वो भी रहेगा। वो इसलिए विविध अध्ययन के साथ एक विषय को विविध विषयों के साथ उसकी प्रस्तुति करना, वो उसको रोचक भी बनाता है, उसको समृद्ध भी करता है, और उसको एक जो भी पढ़ेगा देखेगा उसको उसमें आनंद भी आए। देवेंद्र जी, अब आखिरी सवाल, अब उसके बाद हम खत्म करेंगे। वैसे भी आपका काफी समय हमने ले लिया है। ये बताइए कि कोरोना, नहीं सर, मेरा समय कहाँ, ये आपका समय है। कोरोना पर कुछ लिखा है आपने इधर? नहीं, मैंने कोरोना पर इसलिए नहीं लिखा है कि कोरोना पर बेहिसाब लिखा गया है। उस भारी भीड़ में मैं नहीं जुटना चाहता था। मेरे मन में ये जो वर्तमान आपदा है कोरोना की, इससे मैं एक विज्ञान कथा को बुन रहा हूं अपने दिमाग में, और मैं ये मनाता हूं कि किसी भी तरह मेरी वो विज्ञान कथा पूरी हो जाए। मैं इस पूरी बात को अपनी विज्ञान कथा में कहना चाहता हूं। और हमारे देश में मुझे आश्चर्य है, ये मैं आपसे बल्कि सवाल भी या मतलब एक चर्चा भी करूंगा कि इतनी त्रासदियां आई, इतने भारी महामारियां आई। आज से ठीक 100 साल पहले जो है स्पेनिश फ्लू का इतना भयानक आक्रमण हुआ। अकेले देहरादून में पता लगा 30,000 लाशें पड़ी हुई हैं। वहां के तमाम जंगलों में, सड़कों पर लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, जिन्हें तेंदुए खा करके वो तेंदुआ तैयार हुआ था जिसको जिम कॉर्बेट ने जाके रुद्रप्रयाग में मारा था। ये सब इतिहास में दर्ज है सारा। लेकिन अल्बेयर कामू का प्लेग पे उपन्यास आ जाता है, डेनियल डेफो का प्लेग पर एक शानदार उपन्यास आ जाता है,
जैक लंडन का एक उपन्यास आ जाता है, और भी 2 एक लेखक हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं कोई उपन्यास आता? क्या ये कोई घटना ही नहीं घटी? क्या स्पेनिश फ्लू का कोई असर हमारे समाज पर नहीं पड़ा होगा? अभी वर्तमान स्थिति में इसलिए हमारे साहित्यकारों में से कमर कसनी चाहिए कि इस त्रासदी पर एक उपन्यास जरूर रहेगा, और मैं समझता हूं ये काम संजीव बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। जितना श्रम वो करते हैं, जितना सर्वे वो करते हैं, जितने रिसर्च वो करते हैं, मैंने उनका रह गई दिशाएं इसी पार पढ़ा है, मैंने उनका फांस पढ़ा है, अहेर पढ़ा है, और मैं समझता हूं कि जो अप्रोच उनकी है एक उपन्यास को लिखने की, एक जीएम क्रॉप्स पर इतना अच्छा फांस में जितना दिया हुआ है वो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए इस वर्तमान त्रासदी पर एक साहित्यिक रचना आनी चाहिए, और केवल लेख के रूप में इसलिए मैं बचा हूं। लेकिन अभी इस माह की आप कादम्बिनी, पता नहीं, वो तो हार्ड कॉपी तो आ नहीं रही शायद, और मैं आपको वो भेज सकता हूं उसकी सॉफ्ट कॉपी। तो इसमें कोरोना पर केंद्रित उनका अंक है, तो मैंने उसमें इस कोरोना काल के बाद की दुनिया, मैंने उसकी परिकल्पना करके कि क्या क्या बदल जाएगा, कल हमारी दुनिया कैसी होगी, मैंने उस पर लिखा है। तो उसमें क्या होता है, कथा तत्व होता है। कथा तत्व, वो कल्पना और वो फिक्शन, वो सब का सहारा लेके एक उस दुनिया में ले जाना अपने पाठक को, वो कादम्बिनी में आया है। और एक पुस्तक संस्कृति, जो नेशनल बुक ट्रस्ट की पत्रिका है, पंकज चतुर्वेदी जी उसके संपादक हैं, उसमें मैंने इतिहास के आईने में महामारियां, मैंने जो प्रमुख महामारियां हैं उनका जिक्र है, लेकिन उसमें कोरोना को छोड़ दिया है, क्योंकि कोरोना पर बहुत अच्छे लोगों ने लिखे हैं। उसमें सुषमा नैथानी जी हैं, जिन्होंने यूएस में हैं और वैज्ञानिक हैं, पिछले 20-25 साल से वहाँ वैज्ञानिक प्रोफेसर पढ़ा भी रहे हैं, उनका लेख है हिंदी में, वो कवित्री भी हैं। तो और भी तमाम लोग हैं जिन्होंने कोरोना पे लिखा है। तो मैंने कोरोना पर सीधे लेख नहीं लिखे हैं सर, मैं उस पर एक विज्ञान कथा की, एक बड़ी विज्ञान कथा की कल्पना कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ किसी तरह मुझे इसमें सफलता मिले, मेरी लेखनी उस पर सफल हो लिखने में। नहीं, जरूर होगी, जरूर होगी। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और बधाई एडवांस में दे रहा हूं आपको। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्तों को और दर्शकों को भी ये काफी जानकारी मिली होगी, काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये एक अनोखा विषय है, और अनोखे विषय पर आपने बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं कि बांध के रखने वाली शैली में आपने ये बातें कही हैं। मैं तो समझता हूं कि आपके पास और भी अनुभव होगा, कभी मौका मिलेगा तो फिर दोबारा आपके साथ एक बार और बैठेंगे, क्योंकि आपसे बहुत सारी चीजें जाननी है। आपने संस्मरण और पहाड़ों की जो आजकल स्थिति है, ये सब तो बातें हम लोग मैं करना चाहता था आपसे, पर जिस तरह से पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, जिस तरह से इस पर हम लोग कभी बैठेंगे और फिर आपका समय एक बार और लेना चाहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। और जो लोग सुन रहे हैं हम लोगों को, उनको भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अब तक इतना हमारी बातचीत सुनी, और उनका सब्र जो है उसकी तारीफ करता हूं। और पता नहीं क्या क्या मैं बोल गया, और फिर भी श्रोताओं ने सुना, तो सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं, और आपको विशेष रूप से धन्यवाद दे करके मैं अपनी बात पूरी करता हूं सर। बहुत धन्यवाद।